जय हिंद दोस्तों, यूपीएससी हिंदी में आप सभी का स्वागत है। और देखिए, जैसा कि हम लोगों ने वादा किया था कि यूपीएससी यूपीपीसीएस दोनों के लिए जो 2022 वाले जो लोग एग्ज़ाम दे रहे हैं या 23 में दे रहे हैं, उन लोगों के लिए मंथली करंट अफेयर्स स्टार्ट की जाएगी। और आज से यानी 5 नवंबर से ये चीज़ स्टार्ट कर दी गई है। मैंने पहले आप लोग से बताया था कि हम लोग 5 से 10 तारीख तक, ठीक है, इसको हम लोग मनाएंगे करंट अफेयर्स वीक। मैंने पहले आप लोग से इस बात को बता दिया था। 2 से 3 घंटा डेली करंट अफेयर्स करेंगे। कोशिश करेंगे पूरे महीने का करंट अफेयर्स 15 घंटे में समाप्त हो जाए, ताकि ये जो 15 घंटे हैं इसके बाद आप रिवीजन करिए, शॉर्ट नोट्स बनाइए और करंट अफेयर्स को यहीं काम तमाम करिए। एग्जाम के 1 हफ्ते पहले परेशान होने से कि सर कौन सा सोर्स करें, क्या करें, बेटर है कि हम लोग ये काम करें। अच्छा, ये जो मंथली करंट अफेयर्स हम लोग कर रहे हैं, मैंने ये बात पहले ही डिस्कशन की थी जब ओरिएंटेशन क्लास ली थी कि हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए विजन आईएएस की मंथली मैगजीन करेंगे। और आप मेरे बारे में देख सकते हैं, जो भी अभी तक यहाँ पर गेन हुआ है, चाहे वो 2 बार यूपीएससी इंटरव्यू में जाना हो, चाहे यूपीपीसीएस में सिलेक्शन हो, मैंने करंट अफेयर्स के लिए मेनली यही सोर्स फॉलो किया है। इसके अलावा कोई और सोर्स करंट अफेयर्स के लिए फॉलो नहीं किया है। ठीक है, आज का पहला वीडियो है तो थोड़ा सा चीज़ें आप लोगों को समझानी है डिटेल में। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, आज ये देखिए, आप अगर ये देखें करंट अफेयर्स का, अगर इसको हम लोग ओपन करें, अगर मासिक समसामयिक की जुलाई वाली, तो आप देखोगे यहाँ पर बहुत सारे सेक्शन है। यहाँ पे इंडेक्स पेपर बने हुए हैं, ठीक है, सारे बताए हुए क्या क्या है। तो आज हम लोग थोड़ा सा इसको समझने के बाद इंटरनेशनल रिलेशन साथ में कंप्लीट करते हुए चलेंगे। तो आज हम लोग सारी चीज़ें तो समझेंगे ही कि कैसे पढ़ना है, कैसे नोट्स बनाना है। तो इसके एग्जाम्पल के साथ आज हम लोग इंटरनेशनल रिलेशन समाप्त करेंगे और उसके बाद बेसिकली लाइन से वीडियोस आएगी हर सेक्शन बाय सेक्शन। तो आप लोग से मेरा रिक्वेस्ट होगा कि आप लोग सेक्शन बाय सेक्शन लाइन से सारी वीडियो कर डालिएगा, ठीक है। और इसको जरूर फॉलो कीजिएगा, अपने दोस्तों में इसे शेयर कीजिए और ज़रूर कीजिए। तो अब यहाँ पर आप देखेंगे इसको, अगर हम लोग बात करते हैं करंट अफेयर्स की, पहले तो सबसे पहले बात कर लेते हैं करंट अफेयर्स पढ़ने का तरीका कैसा होता है, कि कैसे पढ़ते हैं करंट अफेयर। 2 मिनट इस पर चर्चा करूंगा। हालांकि इस वजह से चर्चा कर रहा हूं कि जो लोग नए देख रहे हैं उनके लिए हेल्पफुल हो जाए। मैंने ये बहुत सारे वीडियोस में इसको बार बार बताया था, देखो करंट अफेयर्स ऐसे ही पढ़ना है, नोट्स ऐसे ही बनेंगे। तो यहाँ पर हम लोग इसको देखते हुए चलेंगे, ठीक है। साथ साथ में आईआर भी कंप्लीट करेंगे। तो इस बात को ये समझिएगा कि जैसे आप लोगों को करंट अफेयर्स पढ़ना है, तो मान लो आप जुलाई से स्टार्ट कर रहे हो। पहले तो सब लोग का कॉमन डाउट आता है, सर कब तक पढ़े। पहला डाउट ये आता है कि कब तक पढ़े करंट अफेयर्स में, ठीक है, कब तक, ठीक है। दूसरा जो डाउट आता है वो आता है कि सर यूपीपीसीएस के लिए बेस्ट मैगजीन करंट अफेयर्स की कौन है, यूपीपीसीएस के लिए क्या पढ़े, क्या ये विजन की जो मैगजीन है वो यूपीपीसीएस के लिए है कि नहीं है। तो ये 2 डाउट बहुत ज़्यादा होते हैं। तो मैं इन लोग को ये बात बताना चाह रहा हूँ, जो इन लोग के खास तौर पर जो 2 डाउट होते हैं, कि देखिए एटलीस्ट मिनिमम आपको 8 से 10 महीने का करंट अफेयर्स चाहिए, ठीक है। अगली बार मान लीजिए एग्जाम जून में प्रस्तावित है, मान लिया जाए कि जून में एग्जाम प्रस्तावित है, ठीक है, मिनिमम। तो जून में अगर एग्जाम प्रस्तावित है तो हम लोग को कोशिश ये करनी चाहिए कि इस जून से या जुलाई से लेकर अप्रैल तक, ठीक है, अप्रैल तक करंट अफेयर्स हम लोग कवर करें, अप्रैल या मई तक मैक्सिमम। हालांकि अप्रैल तक बहुत है, अप्रैल के बाद का क्वेश्चन एक आध आ गया तो आ गया, नहीं तो नहीं आता है, लगभग नहीं के बराबर चांस है। अगर आया भी होता है ना अप्रैल के बराबर, क्योंकि ऑब्वियस आता है 1 महीने पहले पेपर बनता ही है। अप्रैल के बाद अगर आता भी है दोस्तों, तो वही क्वेश्चन आता है जो पहले करंट में न्यूज़ में रहा है, अब मई में भी हो सकता है एक बार न्यूज़ में रहा हो। तो दोनों बार न्यूज़ में रहा हो, इस वजह से आता है। ऐसा नहीं कि मई में करंट में न्यूज़ में और अचानक से यूपीएससी यूपीपीसीएस ने पेपर बना दी। तो पहली बात तो ये कि हम लोग जुलाई से करना है हम लोगों को करंट अफेयर्स। अगर आपको यूपीएससी यूपीपीसीएस 2022 देना है, और जुलाई से करके जब तक कर पाए, ठीक है, एंड के डेट तक जब तक कर पाए, मान लीजिए अप्रैल तक कर पाइए तो अप्रैल तक कर लीजिए, ठीक है। इतना जुलाई से लेकर अप्रैल तक जरूर कर लीजिए। तो भाई 8 से 10 महीने करंट अफेयर्स आपको करना है। अब यहाँ पर ये देखिए बात आती है कि सर यूपीपीसीएस के लिए कोई मैगजीन करें या यूपी के लिए क्या करें। तो देखिए यूपीपीसीएस के लिए अगर आप देखोगे सिलेबस और पिछले 2-3 साल का पैटर्न देखोगे पेपर का, जब से चेंज हो रहा है पैटर्न, तो बिल्कुल कंटेंट एकदम सेम है, यूपीएससी का ही कंटेंट सेम है है ना, कंटेंट बिल्कुल सेम है यूपीएससी का ही। बस क्या करना है हम लोग को, यूपीपीसीएस के लिए तरीका चेंज करना है। जो तरीका होता है पढ़ने का वो थोड़ा सा ज़्यादा फैक्चुअल है। जैसे आप यूपीपीसीएस का पेपर इस बार देखोगे तो फैक्ट बेस्ड पेपर है। तो अगर हम लोग विजन की मैगजीन को ही थोड़ा सा तरीका चेंज करके पढ़ेंगे तो हम लोग साथ साथ में लेते चलेंगे, ठीक है। तो दूसरी बात ये, तो यूपीपीसीएस के लिए भी विजन की मैगजीन बहुत है, मोर देन एनफ है, आपको और कुछ नहीं करना है। बस साथ में यूपी स्पेशल आपको अलग से पढ़ना है। तो यूपी स्पेशल भी घटना चक्र आप कर लीजिएगा लास्ट में जो यूपी स्पेशल आती है, या स्टार्टिंग से ही निशांत सर ने वादा किया है कि इसको हम लोग मंथली करते रहेंगे। तो यूपी स्पेशल आपको बस एक एक्स्ट्रा पढ़ना है। बाकी जितने फैक्चुअल भी जो क्वेश्चन है ना, अभी हम लोग पेपर पढ़ते रहेंगे, यहाँ पे करंट अफेयर्स देखते रहेंगे तो आपको समझ में आएगा
है ना, कि कैसे क्वेश्चंस बनते हैं। तो ये हो गई दूसरी इंपॉर्टेंट बात। अच्छा, जो तीसरी बात है वो ये है, सर मेंस के लिए कौन सा करंट अफेयर्स पढ़ें। मतलब ये लोग अलग लेवल का डाउट पूछते हैं, सर मेंस के लिए कौन सा करंट अफेयर्स पढ़ें। तो इन दीदी और भैया लोग से मैं ये बात बोलना चाहता हूँ जो बार बार ये बात के लिए परेशान रहते हैं कि प्रभु लोग, प्री और मेंस की प्रिपरेशन साथ में होती है, अलग अलग नहीं होती है, दोनों एकदम साथ में होती है। अभी हम करंट अफेयर्स करेंगे तो हमको ये बात समझनी है, अभी हम इस बात को देखते रहेंगे कि कैसे साथ में होती है, करते करते चलेंगे, साथ में करते चलेंगे तो आपको समझ में आएगा। तो इवन अगर आप मान लो करंट अफेयर्स में आप कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हो, जैसे मान लो मैं एक एग्जांपल के तौर पे आपको दिखाता हूँ, जैसे ये स्ट्रेटजिक ऑटोनॉमी वाला टॉपिक है, ठीक है, स्ट्रेटजिक ऑटोनॉमी वाला टॉपिक है, तो ये क्या चीज़ है, ये अपने आप में एक मेंस का टॉपिक है, मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें कुछ चीज़ें हैं, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ का अगर आप देखोगे यूपी पीसीएस के लिए तो 1 2 3 समझौता, ये आप देख रहे हो यहाँ पे 1 2 3 समझौता दिया हुआ है, ठीक है। तो ये जो 1 2 3 समझौता है ये यूपी पीसीएस प्री में पूछ सकता है। कैसे क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए हाल में ही जो 1 2 3 समझौता हुआ है, ठीक है, वह किस देश से संबंधित है। तो ऑप्शन दे देगा अमेरिका, रसिया, चाइना, है ना, यूके, ऐसा दे देगा। तो आपको इस बात को समझना होगा कि बस हमारा तरीका डिफरेंट होगा प्री और मेंस के लिए पढ़ने का, बस, और कुछ नहीं होगा, करंट एकदम सेम है, ठीक है। तो दूसरी बात ये ध्यान में रखिए, चाहे प्री हो या मेंस हो, ठीक है, प्री हो या मेंस हो, यूपीएससी हो या यूपीपीसीएस हो, सबके लिए, यूपीएससी यूपीपीसीएस सबके लिए हमें विजन की मैगजीन फॉलो करनी है, ठीक है। बस क्या करना है, देखो मान लो आप प्री फोकस्ड हो रहे हो, थोड़ा सा आपको लग रहा है कि नहीं मेरा प्री में और मुझे फोकस करना है, तो आपको क्या करना है, प्री के लिए क्विज प्रैक्टिस कर लेनी है, प्री के लिए टेस्ट दे लेना है। आपको लग रहा है नहीं यार मेरा मेंस, थोड़ा सा मुझे मेंस के लिए मेहनत करनी है, तो आपको क्या करना है, मेंस के क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना है बस। करंट अफेयर्स का सोर्स दोनों के लिए सेम होगा, ठीक है, इस बात को समझिएगा, करंट अफेयर्स का सोर्स दोनों के लिए सेम होगा। बस आपको क्या करना है, आपको क्वेश्चन की प्रैक्टिस अलग अलग कर लेनी है, प्रश्नों का अभ्यास अलग अलग से कर लेना है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग देखते जाएंगे। अच्छा, इस बात को समझिए, जैसे आप इस बात को समझिएगा, जैसे आज हम लोग आईआर करेंगे, ठीक है, तो मैं यहाँ पर आपको बताऊंगा ही कि क्या चीज़ प्री में कैसे क्वेश्चन बनता है, थिंकिंग बताऊंगा ही, ठीक है। जो लोग अपने मन से करना चाहते हैं, जो लोग चाहते हैं कि नहीं मुझे बार बार ये सर का वीडियो नहीं सुनना है और मुझे खुद से ही करंट अफेयर्स करना है, तो वो लोग आज का वीडियो देखिए, तरीका डेवलप कर लीजिए कि सर ने जैसे बताया, तरीका देखिए यही होता है करंट पढ़ने का, ठीक है। तो वो तरीका डेवलप कर लीजिए, फिर मन करेगा तो वीडियो देखिएगा, मन करेगा नहीं देखिएगा, आपके ऊपर है। हालांकि मैं इतनी मेहनत कर ही रहा हूँ, है ना भाई, आपको पढ़ाने से पहले 1 2 घंटा अपने लिए पढ़ ही रहा हूँ, आप लोगों को समझाने के लिए पढ़ ही रहा हूँ, तो इससे आपका फायदा ही होगा, नुकसान नहीं होगा, क्योंकि जो मेरा अनुभव वो आपके काम आएगा। अच्छा, जो लोग चाहते हो खुद से पढ़ना, जो लोग चाहते हो कि नहीं सर हम आपके भरोसे क्यों रहे और हम खुद से ही करके दिखाएंगे, हमें खुद से पढ़ना अच्छा लगता है, उन लोग के लिए भी मैं बता रहा हूँ पूरे सपोर्ट के लिए। आपको कुछ नहीं करना है, आपको क्या करना है, पिछले 10 साल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिए, थोड़ा सा 10 साल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिए, यूपीएससी यूपीपीसीएस दोनों, यूपीपीसीएस दोनों का आप देखिए 10 साल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, प्री और मेंस दोनों देखिए, मेंस दोनों देखिए। अब कई लोग यहाँ पे रोना भी शुरू कर दोगे, सर यूपीपीसीएस का तो 3 ही साल से मेंस हो रहा है जीएस, हाँ तो भैया 3 साल का ही देख लो, है ना, जब 10 साल का ही नहीं तो मेरे कहने से थोड़ा ना देख लोगे, तो 3 साल का देखिए, तब आपको पैटर्न का अंदाजा लगेगा। और जब ये पेपर आप देखोगे प्री और मेंस, तब जैसे आप जो भी यहाँ पे पढ़ोगे, जो टॉपिक्स पढ़ोगे आप, तो आपके दिमाग की बत्ती जलती जाएगी बार बार। तो आपने मान लीजिए जो भी टॉपिक पढ़े, जैसे आपने स्ट्रेटजिक ऑटोनॉमी पढ़ा, तो आपके दिमाग में अपने आप क्वेश्चन बनेगा, अच्छा इस तरह से प्रश्न बन सकता है, ठीक है। तो मैं भी यही कर रहा हूँ, सब पूरी दुनिया यही करती है, जो वन ऑफ द बेस्ट टीचर्स होते हैं इंडिया में वो भी यही करते हैं कि प्रीवियस ईयर एनालिसिस के साथ अगल बगल के इस ईयर को टच करते हैं कि प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा 1 + 1 = 2, तो हम क्या करेंगे, हम पढ़ेंगे 2 + 2 = 4, तो हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ाई करेंगे, है ना, अलग से थोड़ी सी चीज़ों को देखेंगे, तो ये हमारा तरीका होता है। फिर जो दूसरी बात मुझे तरीके में बतानी, वो आपको क्या करना है, ऑलरेडी मैं एक बार बता चुका हूँ, लेकिन फिर से बता रहा हूँ, 1 2 वीडियो में और बताऊंगा, ताकि जो लोग पहली दूसरी बार ये वीडियोस देख रहे हो, जिनके सामने पहली बार उनको काम आ जाए। हमें करंट अफेयर्स के लिए शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, ऐसा ना हो जाए कि ये मैगजीन हमें एग्जाम के टाइम दोबारा पढ़नी पड़ जाए, ऐसा ना हो हमारे लिए, ठीक है। तो हमें शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, और शॉर्ट नोट्स कैसे बनाने हैं, तो जिस तरीके से बता रहा हूँ वो काम आप लोगों को करना है। तो जैसे मान लो यहाँ पर ये इंडेक्स दिया हुआ है, ठीक है, 4 पेज का इंडेक्स दिया हुआ है, आपको क्या करना है, ये चारों पेज प्रिंट करा लेने हैं, स्टार्टिंग है 1, है ना, ये पूरे 4 पेज जो है इंडेक्स वाले, ठीक है, 4 पेज का इंडेक्स है, यहाँ पर इतना तक आप प्रिंट करा लीजिए, 1 2 3 4 4 पेज प्रिंट करा लीजिए। इसके बाद आपको क्या करना है, इसमें 4 ठो A4 साइज़ का पेपर ऐड कर देना है, तो 4 पेज ये प्लस 4 A4 साइज़ की शीट ऐड कर देनी है, बस यही आपका 1 महीने का शॉर्ट नोट्स होगा। यानी 8 पेज
आपके करंट अफेयर्स के नोट्स होंगे। अच्छा, इसमें क्या करना है, जैसे मान लो प्री का टॉपिक है, मान लो मैं बता रहा हूँ कि इसमें ये वाला फैक्ट प्री के लिए महत्वपूर्ण है, ऐसे क्वेश्चन बनेगा, तो आपको क्या करना है, मान लो यहाँ पर बताया अन्य पिछड़े वर्गों का उपवर्गीकरण ओबीसी वाला है, ये प्री के लिए महत्वपूर्ण है। आपको क्या करना है, यहाँ पर लिख देना है अनुच्छेद 340 में ऐसी बात कही गई, जी रोहिणी आयोग बना था, ठीक है, जी रोहिणी आयोग बना है, यहीं पर आपको तत्काल रूप से लिख लेना है। जैसे आप फॉर एग्जांपल यहाँ पर देखोगे प्री के लिए कैसे, मान लो यहाँ पर आप देखो भारत नेपाल, तो भारत नेपाल में प्री के लिए जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो आपको क्या करना है, यहीं पर कर लेना है। जैसे मान लो ये मैप बना लो तुरंत, है ना, यहाँ पे मैप बना लिया, यहाँ पे लिम्फियादुरा है ना, जैसे यही देख लो। जैसे फॉर एग्जांपल आपको क्या करना है, वहीं पे छोटा सा यहाँ पे, जैसे मैं इसको दिखा दे रहा हूँ थोड़ा सा क्लियर होगा, जैसे ये है ना, तो आप यहीं पे तुरंत देखो इसको देखो आप, तो क्या है, लिपुलेख यहाँ है, काला पानी है और लिम्फियादुरा है। तो ईस्ट से वेस्ट है, अगर ईस्ट से वेस्ट है तो आपको शॉर्ट नोट्स कैसे बनाना है, तो आपको शॉर्ट नोट्स में कुछ रॉकेट साइंस नहीं है, आपको क्या करना है, बस इधर जो है ये जो आपका ये इंडेक्स वाला जो पेज है, इसमें क्या करना है, यही मैप बना के ईस्ट टू वेस्ट शॉर्ट में, तो आपको क्या करना है, लिम्फियादुरा, ठीक है, फिर जो भी है आपका महाकाली और लिपुलेख पास, तो यहीं पर आपको काला पानी, लिम्फियादुरा, काला पानी और लिपुलेख पास, ठीक है, यहीं पर आपको नोट करते हुए चलना है। वो असल में थोड़ा सा पता नहीं क्यों क्लिक हो जा रहा है, तो अपने आप वहाँ पहुँच जा रहा है, कोई बात नहीं, तो आप इस बात को समझिएगा। तो प्री के लिए यही हो गए, यानी अगर आप सोचो, यानी आपका प्री एग्जाम रहेगा जब, ठीक है, तो प्री एग्जाम रहेगा तो आपको कितने पेज के नोट्स केवल रिवीजन करने हैं, मान लो अपने 12 महीने का करंट अफेयर्स पढ़ा तो 48 पेज, ठीक है, मान लो एक दो टॉपिक और हो सकता है, मान लो ना यहाँ पे अट पाए तो 48 में आप क्या करो, 24 पेज और ऐड कर लो, मान लो 24 पेज और आपको एक्स्ट्रा नोट्स बनाने पड़ जाएंगे। तो मैक्सिमम आपको कितने 72 पेज प्री के लिए करंट अफेयर्स पढ़ के जाना पड़ेगा। ऐसे इस तरह से पढ़ोगे, तब इस तरह से पढ़ोगे तो 72 पेज और आपको प्री के लिए पढ़ के जाना पड़ेगा। और मेंस के लिए क्या है, 48 दोगुना और मान लो तो 96, तो ये टोटल 96 पेज के करंट अफेयर्स आपके मेंस के लिए बनेंगे, 72 पेज के आपके बनेंगे प्री के लिए। अच्छा, ये बात समझिए। दूसरी बात, एक चीज़ और जो इंपॉर्टेंट है वो ये है कि देखिए, ये जो करंट अफेयर्स है, तो करंट अफेयर्स में खास तौर पे प्रैक्टिस के लिए, ठीक है, प्रैक्टिस के लिए मैं आप लोग को एक सजेशन दूंगा, आप चाहिए तो यूपीएससी हिंदी की ही टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है, ताकि क्या होगा, जैसे हम लोग जो क्वेश्चंस बनाएंगे वहाँ पे प्रीलिम्स वाले करंट अफेयर बेस्ड होंगे, वो मैक्सिमम लोग विजन आईएएस की मैगजीन से ही वहाँ पे क्वेश्चन उठाएंगे। मतलब जैसे यहाँ पर मान लो फॉर एग्जांपल, मान लो यहाँ पे अंतर्राज्यीय जल विवाद एक टॉपिक है, इसको ओपन करते एक बार, अंतर्राज्यीय जल विवाद एक टॉपिक है, ठीक है, तो यहाँ पर आप देखोगे, यहाँ पर आप देखोगे कि कुछ है, तो हम लोग कैसा क्वेश्चन बनाएंगे वहीं पर कि हाल में चर्चा में रही जुराला परियोजना, ठीक है, जुराला परियोजना किस राज्य में अवस्थित है, तो तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, है ना, तमिलनाडु, केरला, ऐसे ऑप्शन दे देंगे। तो आपको ये समझना, जब आप ये करंट अफेयर्स हम लोग के साथ ही करोगे तो आपके दिमाग में क्लिक होगा, तो आपका कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप होगा, ठीक है, तो कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप होगा। तो मैं आप लोग को ये सजेशन दूंगा कि प्री के लिए टेस्ट सीरीज है ना, प्री के लिए जो टेस्ट सीरीज है वो यूपीएससी हिंदी की स्टार्ट हो चुकी है, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में स्टार्ट है, तो आप उसको भी यूपीएससी हिंदी की ज्वाइन कर लो अगर आपको कोई करना ही है। देखो ऑब्वियस बात है, बिना टेस्ट सीरीज के काम तो चलता है ही नहीं, और ज्वाइन सब लोग करते ही हैं। मार्केट में वन ऑफ द बेस्ट आप कह सकते हो कॉस्ट वाली, मतलब सबसे सस्ती टेस्ट सीरीज है, केवल 2000 रुपये की यूपीएससी की है, और यूपीपीसीएस की केवल और केवल 1500 की है। तो केवल इतना ही कॉस्ट है, यूपीपीसीएस के लिए 1500, 2000, पूरा शेड्यूल आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा डिटेल में, और हम लोग बहुत एफर्ट कर रहे हैं इसके लिए, बहुत ज़्यादा मतलब मेहनत कर ही रहे। तो ये है। दूसरी बात आपको यहाँ पर समझिएगा, प्री के लिए ये टेस्ट सीरीज हो गई एक, प्लस विजन आईएएस की करंट अफेयर जो हम लोग मैगजीन कर रहे हैं वो तो कर ही रहे, प्लस आप डेली जो हम लोग का प्रोग्राम चल रहा है प्री वाला, तो प्री वाला जो डेली 10 क्वेश्चन का प्रोग्राम चल रहा है फ्री में, ये 10 क्वेश्चन का प्रोग्राम भी फ्री में चल रहा है, तो ये करिए। इससे आपका प्री का करंट अफेयर्स एकदम कंप्लीट हो जाएगा, मतलब प्री का एकदम जबराट। देखो टेस्ट सीरीज से स्टैटिक पोर्शन सब कंप्लीट होगा, ये जो क्विज है इससे भी सब कंप्लीट होगा। लेकिन अगर आप केवल करंट के लिए डरे रहते हो कि सर मेरा करंट हो पाएगा कि नहीं, सर करंट के लिए क्या करें, इवन लास्ट बार जब प्री का एग्जाम हो रहा था तो लोग आखिरी महीने तक एकदम परेशान थे, सर करंट के लिए क्या पढ़ लें, क्या कर लें, चाहे यूपीएससी हो या यूपीएससी हो। तो ये अप्रोच आपके लिए बेस्ट होगी, ये अप्रोच बेस्ट होगी। इवन फॉर मेंस हम लोग ने ये बात डिसाइड की है इस बार, और जो लोग अभी हम लोग के साथ 5 तारीख से आंसर राइटिंग स्टार्ट करेंगे, 5 तारीख से आंसर राइटिंग स्टार्ट करेंगे, तो वो विजन की मैगजीन जरूर एक बार रीड करते रहेंगे, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस हम लोग ने इस मैगजीन से बनाए। देखो डायरेक्ट कहीं से हम लोग कॉपी पेस्ट छापा नहीं है, ऑब्वियस सी बात है, कंटेंट ही मिलेगा, आंसर क्या लिखना है वो तो आप लोग को नहीं मिलेगा यहाँ पे, ठीक है। जब मॉडल आंसर देखोगे तब समझ में आएगा, क्योंकि अगर इवन फॉर एग्जांपल मान लो यहाँ पे हम लोग भारत नेपाल एक टॉपिक उठाते हैं, अगर देखो भारत नेपाल एक टॉपिक उठाते हैं, ठीक है, भारत नेपाल आप टॉपिक उठाओ एक बार, तो ये भारत नेपाल आप देखोगे विजन ने जो यहाँ पे बनाया है पूरा,
ठीक है, यहाँ पे आप देखोगे विजन में बनाया है, तो करीब से करीब 2000 शब्द का ये मिनिमम, 2000 से ऊपर ये गिन लेने के बाद 2000 शब्द का इन्होंने यहाँ पर कंटेंट बनाया है, ठीक है। लेकिन जब हम लोग क्वेश्चन लिखते हैं एग्जाम में तो आपको पता होगा 125 शब्द का आता है, या और भारत नेपाल है तो मैक्सिमम 125 शब्द का आएगा, क्योंकि भारत एवं पड़ोसी देश आपको पता होगा सिलेबस का हिस्सा है। अगर मान लो बहुत उड़ा के आए तो 200 शब्दों का आ जाएगा। तो ये भैया 2000 शब्द को 200 शब्दों में कैसे करना है, ये वाली जो प्रैक्टिस है ये हम लोग आंसर राइटिंग प्रोग्राम में कराएंगे। तो जो डेली आंसर राइटिंग हम लोग का प्रोग्राम है वहाँ पे ये चीज़ भी आप सीखोगे कि कैसे कंटेंट पढ़ के कैसे आंसर लिखें। तो जो उसके मॉडल आंसर होंगे वहाँ पे आपको ये चीज़ें अवेलेबल हो जाएंगी, ये चीज़ें आपको मिल जाएंगी। तो मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आप चीज़ों को कर रहे हो, आप चाहते हो कि आपका सिलेक्शन हो ही अच्छे से, कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप हो, तो मैं आप लोग को यही सजेशन दूंगा कि चाहे वो प्री हो या मेंस हो, हम लोग के साथ ही कर लीजिए। कहीं अलग भी कीजिए, उससे आपका कोई नुकसान नहीं होगा। देखो करना तो है ही, चाहे यहाँ करो चाहे वहाँ करो, एक जगह तो करना ही। बिना टेस्ट सीरीज़ के तो आपका काम नहीं बनेगा, तो जहाँ मन करे वहाँ जरूर कर लीजिएगा। बिना टेस्ट सीरीज़ के काम तो नहीं बनेगा, ठीक है। हम लोग क्या क्या फॉलो कर रहे हैं मैंने आपको यहाँ पर सामने से बता दिया, ताकि आप लोग के दिमाग में कोई कंफ्यूजन न रहे। जैसे आप लोग बार बार पूछते रहते हो सर कहाँ से कंटेंट पढ़े, क्या पढ़े, तो यही सब पढ़ना है, ठीक है। इस बात को समझिएगा, और कुछ अलग से कुछ नहीं पढ़ना है आप लोग को। तो जो लोग भी हैं, चाहे वो मेंस लिख रहे हैं या प्री लिख रहे हैं, तो उन लोग को ये चीज़ें दिमाग में एकदम बिल्कुल क्लियर हो गई। तो इतने शॉर्ट आपके नोट्स बनेंगे, बार बार उस शॉर्ट नोट्स को रिवाइज करते रहिएगा। प्रॉपर बताऊंगा कि देखो भाई इसमें ऐसे नोट्स बनाना है, इसमें ये नोट्स बनाना है, वो हम लोग की जिम्मेदारी है, वो हम लोग करवाएंगे एकदम बिना टेंशन के, ठीक है। ये आप लोग को खुद की प्रैक्टिस के लिए करना है, ऑब्वियस ही बात है ना, ये आपको प्रैक्टिस के लिए ही करना है, ठीक है। जो इसके बाद जो बात आती है, जो छोटे मोटी जो साइड की चीज़ें होती हैं, जो गैप फिलर होते हैं, वो हम लोग साथ में करवाते चलेंगे, ठीक है। तो उसके लिए आपको परेशान नहीं होना है। अच्छा, जो लोग नहीं भी ज्वाइन कर रहे हो उन लोग के लिए भी मैं क्या करूँगा, ये जब करंट अफेयर्स पढ़ाते रहूँगा ना, अभी करंट अफेयर्स जैसे चल रही है, तो मैं क्वेश्चन यहाँ पे नोट कराते रहूँगा आपको, 2 4 5 क्वेश्चन डेली नोट करा दूंगा। तो आप लोग खुद से आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करिएगा, खुद से प्रैक्टिस जरूर करिएगा। दूसरी बात, खुद से प्रैक्टिस तो करोगे तो देखो चेक तो नहीं हो भाई आप लोग, या तो भाई सीधी बात है, अगर आप ज्वाइन नहीं करोगे तो चेक आप लोग को खुद से ही, अपने दोस्तों का ग्रुप बना लीजिए, खुद से चेक करिए। अच्छा, एक जो और हम लोग फ्री वालों के लिए कर रहे हैं, जो लोग बिना पैसे दे के करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उन लोग हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं कि 90 दिन का फ्री आंसर राइटिंग करवाया जाए। तो 90 दिन के फ्री आंसर राइटिंग में भी इसके कुछ क्वेश्चंस हम लोग वहाँ पे अवेलेबल कराएंगे, ठीक है। तो हम लोग अपनी तरफ से ये प्रयास कर रहे हैं, आप लोग भी प्रयास करते रहिए। और हम लोग बिना किसी देरी के अब स्टार्ट करते हैं, ये जो टॉपिक है हमारा इंटरनेशनल रिलेशन, ठीक है। तो हम लोग इंटरनेशनल रिलेशन अभी खत्म करने का प्रयास करेंगे, उसके बाद हम लोग खत्म तो करना ही है। देखो आज निकल ये विजन की मैगजीन तो कंप्लीट पढ़नी है, तो देखो IR हम लोग उठाते हैं। अच्छा, कोई भी जब आप लोग टॉपिक पढ़ना, जब कोई भी टॉपिक पढ़ना, तो आप क्या करना, सिलेबस, 2 चीज़ दिमाग में एकदम रखिएगा, सिलेबस प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ये 2 चीज़ अपने पास जरूर रखिए। उससे आपका दिमाग की घंटी खुलेगी, प्रॉपर दिमाग की घंटी आपको खुलेगी, एकदम क्लियर होगा कि अच्छा ये चीज़ देखो भाई ये है, ये चीज़ ऐसे बन सकता है, ठीक है। तो पहला टॉपिक है इसमें रणनीतिक स्वायत्तता। तो रणनीतिक स्वायत्तता मतलब स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, ठीक है। अच्छा, पहले यही बता देता हूँ ये है क्या। तो देखो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी क्या है, कोई भी देश, मान लो भारत है या कोई अन्य देश है, कोई भी देश जो अपने निर्णय है, कोई भी देश निर्णय बिना किसी अन्य देश से प्रभावित हुए अगर ले रहा है, बिना किसी अन्य देश के प्रभाव के ले रहा है, तो उसको हम लोग बोलेंगे कि वह स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी है, उसके पास स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी है, रणनीतिक स्वायत्तता है। फॉर एग्जाम्पल, अभी आप इस बात को समझिएगा, अभी थोड़ा सा हम लोग इस बात को धीरे धीरे समझेंगे, एक एक करके समझेंगे। फॉर एग्जाम्पल, मान लो भारत एक देश है, ठीक है, और भारत को कुछ खरीदना है, भारत को मान लो खरीदना है S-400 मिसाइल, सब लोग न्यूज़ में सुन ही रहोगे। अच्छा, आपको बताओ ये S-400 मिसाइल वो खरीद रहा है रूस से, ठीक है, रूस से खरीद रहा है। इधर है यूएसए ने बोला नहीं हम खरीदने नहीं देंगे, खरीदोगे तो तुम्हारे ऊपर बैन लगाएंगे, ठीक है। और जब यूएसए ने बात कही तो भारत सरकार बोली अच्छा ठीक है हम नहीं खरीदेंगे, और अपनी डील रद्द कर दी। तो डील अगर रद्द कर देगी तो भारत, ऑब्वियस सी बात है, भारत अपना जो निर्णय है वो यूएसए से प्रभावित होकर ले रहा है, तो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी नहीं है भारत के पास, ठीक है, बात समझिएगा। लेकिन अगर भारत खरीद रहा है, करना है भाई हमारी ज़रूरत है, हम खरीदेंगे ही खरीदेंगे, हमारी रिक्वायरमेंट है, और भारत नहीं माना, लगाओ तुम्हें जो प्रतिबंध लगाना है। तो अगर भारत ऐसा कर रहा है तो हम बोलेंगे कि भारत स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी रखता है, ठीक है। कई ऐसे देश हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आप देखो बहुत सारे ऐसे देश हैं जो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमिक नहीं है, एग्जैक्टली नहीं है, मतलब अपनी विदेश नीति मुख्य तौर पर दूसरे देश के ऊपर निर्भर है। फॉर एग्जांपल अगर आप बहुत हल्के तरीके से देखें तो
भूटान देखोगे अपनी विदेश नीति के लिए भारत के साथ संपर्क जरूर करता है, कोई भी उसको निर्णय लेना होता है तो भारत के साथ संपर्क जरूर करता है। ठीक है, तो भूटान क्या एक तरह का आप कह सकते हो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी कंट्री नहीं है। ठीक है, हालांकि संप्रभु है, इस बात को समझिएगा, संप्रभु है लेकिन फिर भी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी नहीं है। अच्छा, यहाँ पर अब हम आते हैं कुछ चीज़ों को अभी देखेंगे और डिटेल में इस टॉपिक को समझेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बात बता देता हूँ। हर टॉपिक का बहुत बेसिक मैं नहीं करवाऊंगा यहाँ पे। जैसे मान लो यहाँ पे बेसिकली सुनिएगा, मेरे कहने का ये मतलब है, जैसे कोई भी टॉपिक दिया, जैसे भारत नेपाल मान लो अगला टॉपिक है, मान लो भारत नेपाल है, साथ साथ में क्योंकि हम लोग करते भी चलेंगे तो समझते चलेंगे। मान लो अगला टॉपिक है भारत नेपाल, तो अब भारत नेपाल संबंधों का इतिहास कैसा है, ठीक है, कैसे कैसे संबंधों का विकास हुआ, ये सब मैं यहाँ पे नहीं कराऊंगा। मेरा मुख्य फोकस होगा जो कंटेंट इस मैगजीन में दिया है। नहीं तो ये कराने हम लोग बैठ जाएंगे ना तो करंट अफेयर्स में पूरा जीएस कवर करा देगा। क्यों कि भाई भारत नेपाल आया तो भारत नेपाल का हम लोग ने क्या किया, जो बेसिक है वो भी पढ़ दिया कि इतिहास भारत नेपाल संबंधों का ऐसा है। 1950 में स्थायी शांति एवं मित्रता संधि हुई थी, बाद में ये शासन लगा, बाद में क्या कहते हैं वहाँ पे राजशाही के विरुद्ध आंदोलन चला। तो ये सब हम लोग करने बैठेंगे तो वाट लग जाएगी अपनी और टाइम बहुत ज़्यादा किल होगा। तो कंटेंट, बेसिक कंटेंट आप पढ़ के आइएगा, पढ़िए उसको, बेसिक कंटेंट जो आप लोग पढ़ रहे हो उसको पढ़ते रहिए। करंट पे हम लोग फोकस रहेंगे। हाँ, कहीं जरूरत पड़ गई कि कुछ एग्जांपल देके आपको समझाना ही है तो वो काम हम लोग यहाँ पे करेंगे, ऑब्वियस सी बात है, इसको छोड़ेंगे नहीं। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए, अगर मान लो है ना, अब मैं एक बार मेंस का एक क्वेश्चन आपसे बोलता हूँ। ठीक है, एक मेंस का क्वेश्चन बोलता हूँ, उसके बाद उसी आधार पर हम लोग टॉपिक इसको कंप्लीट करेंगे। तो मेंस का क्वेश्चन है, ये है, देखो ये अपने आप में एक मेंस का क्वेश्चन है। अच्छा, जो लोग आंसर राइटिंग हम लोग साथ करोगे, देखो आज पहली क्लास है तो थोड़ा सा आप लोगों को लगेगा कि यार हाँ, मतलब थोड़ा सा एफर्ट लगाना पड़ेगा आप लोगों को। धीरे धीरे जब हम लोग एक बार फ्लो में आ जाएंगे, जब आप लोग भी चीज़ों को समझना स्टार्ट कर दोगे, चीज़ें आप लोग के भी दिमाग में कूल तरीके से आनी शुरू कर देंगी, तो मेरी भी स्पीड अपने आप बढ़ जाएगी। लेकिन आज पहली क्लास है तो थोड़ा सा स्लो रिक्वायरमेंट है आज की क्लास की। ठीक है, तो एक तरीका हम लोग डेवलप कर लेंगे। बेसिकली आज की क्लास में हम लोग एक तरीका डेवलप कर देंगे कि हाँ भाई इसी तरीके से हम लोग को पढ़ाई जारी रखनी है, इसी तरीके से हम लोग पढ़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे। तो ये क्वेश्चन आपके सामने है, रणनीतिक स्वायत्तता क्या है? क्या आप भारत को रणनीतिक स्वायत्त मानते हैं? अपने मत के पक्ष में तर्क दें, मतलब आपका जो मत है उसके पक्ष में तर्क दें। ठीक है, तो ये क्वेश्चन यूपीएससी यूपीपीसीएस में मेंस में बन सकता है। ठीक है, यूपीपीसीएस में मेंस में बन सकता है। अब अच्छा, कैसे क्यों बन सकता है? क्योंकि देखोगे आप सिलेबस, अगर आप सिलेबस उठाओगे तो सिलेबस में क्या लिखा है, विकसित एवं विकासशील देशों का। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल कल ही मैंने सिलेबस डिस्कशन किया था, यहाँ पर देखिए है ना, कल ही सिलेबस डिस्कशन किया भी था। तो यहाँ पर आप देखोगे सिलेबस का हिस्सा क्या है, यहाँ पर भारत के हितों को प्रभावित करने वाले करार। दूसरी बात, भारत के हितों पर विकसित तथा विकासशील देशों की नीतियों तथा राजनीति का प्रभाव। ये देख रहे हो, बेसिकली यही तो है स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी। क्या है कि इनकी नीतियां, जो विकसित और विकासशील देश जो नीतियां बना रहे हैं, उनकी नीतियों से निरपेक्ष रहते हुए हम निर्णय ले पा रहे हैं कि नहीं ले पा रहे हैं। ये बात को समझ पा रहे हैं आप लोग? तो यही तो है स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी। तो इस कारण से यह क्वेश्चन मेंस में आ जाएगा। तो आप लोग ये मत कहिएगा अरे सर सिलेबस में नहीं था, इस सिलेबस में है, इस बात को दिख रहा होगा आपके। ठीक है, तो यही होता है सिलेबस पढ़ने का तरीका, यही होता है। और मैंने जो कल वीडियो डिस्कशन किया है सिलेबस वाला, तो वहां पर मैंने इन चीज़ों को स्पेशली आपको डिटेल में समझाया है। ठीक है, बहुत ही फोकस्ड होके प्रॉपर समय देके इसको समझाया है। तो ये आपके पास क्वेश्चन है। तो अभी आपको क्या करना है, क्वेश्चन दिमाग में रख लेना है। तो देखो, जब हम क्या करेंगे, जैसे मेंस का नोट्स जो बनेगा, आप समझिएगा, जो मेंस का नोट्स हमारा बनेगा वो इस क्वेश्चन पर बेस्ड नोट्स बनेगा। इस बात को दिमाग में रखिएगा। तो जो मेंस का हमारा नोट्स बनेगा इस क्वेश्चन के बेस पर ही नोट्स बनेगा। क्यों? पढ़ने के लिए यहाँ पे बहुत चीजें हैं। देखो 2000 वर्ड से ऊपर का ये टॉपिक यहाँ पे लिखा हुआ है। इवन मुझे लगता है लगभग 5000 शब्द का लिखा हुआ है टॉपिक। ठीक है, लगभग 5000 शब्द का ये टॉपिक है। आप गिन लीजिएगा जिसको गिनने का टाइम हो। इतना लंबा ये टॉपिक है। ठीक है, इतना लंबा खासा टॉपिक है। अच्छा, ऑब्वियस सी बात है, इतना लंबा नोट्स बनाएंगे तो ये विजन मैगजीन दोबारा प्रोड्यूस करके रख देंगे। तो इसमें इंपॉर्टेंट चीज जो होगी, देखो रीड तो हम लोग करेंगे ही पूरा, है ना, इस बात को समझिएगा, रीड तो हम लोग पूरा करेंगे, छोड़ेंगे नहीं। इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज होगी उसका ही आपको केवल नोट्स बनाना है। तो आपको नोट्स क्या बनाना है, अब देखो नोट्स कैसे बनेगा। फॉर एग्जांपल इस टॉपिक का मैं समझा रहा हूं ताकि अगली बार हर टॉपिक का भी बताऊंगा। स्टार्टिंग में 1-2 महीने एटलीस्ट मैं आपके एकदम हाथ पे हाथ रख के साथ में चलाने की कोशिश करूंगा। लेकिन जैसे जैसे चीजें आगे बढ़ेंगी, जैसे जैसे एग्जाम नजदीक आएगा, तो हम लोग थोड़ा स्पीड में चीजों को कवर करेंगे, है ना। थोड़ा स्पीड तब रिक्वायरमेंट हो जाएगी और तब तक आपकी समझ अपने आप बन चुकी होगी। मैं ये भी बात मान के चल रहा हूँ, तब तक आपकी समझ बनेगी। तो यहाँ पर आपको नोट्स बनाना है, तो आप क्या बनाओगे, पहले तो एक लाइन का नोट्स ये बनाओगे कि रणनीतिक स्वायत्तता क्या है। सबसे पहले का ये नोट्स बनेगा। दूसरी बात, आप भारत को रणनीतिक स्वायत्त मानते हैं कि नहीं मानते, अपने मत के पक्ष में आपको तर्क देना है। तो आपका बनेगा कि भारत ने ऐसा क्या क्या किया है उससे दिख रहा है कि भारत रणनीतिक स्वायत्त है। रणनीतिक स्वायत्त है यानी भारत को रणनीतिक
स्वायत्त मानने के पक्ष में तर्क दोगे, पक्ष में तर्क दोगे। इसके 3-4 पॉइंट आप नोट कर लोगे कि हाँ भाई इन कारणों से माना जाता है कि भारत रणनीतिक रूप से स्वायत्त है। दूसरा आप क्या करोगे, ये मान लोगे कि नहीं, भारत रणनीतिक रूप से पूर्ण रूप से स्वायत्त नहीं प्रतीत हो रहा है, ठीक है। तो उसके 1-2 एग्जाम्पल आप यहाँ पर नोट कर लोगे, ठीक है। ये आपका बनेगा नोट्स, इस तरह का नोट्स बनेगा, ठीक है, इस टॉपिक में। तो ये आपको आगे बढ़ना है। इसके अलावा अगर इस टॉपिक की मैं बात करूँ तो एक जो इंपॉर्टेंट यहाँ पर हो रहा है, नॉन अलाइनमेंट का एक पोर्शन यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। तो इस टॉपिक में 2 चीजें मेंस के लिए इंपॉर्टेंट नोट्स बनेंगी, ठीक है। अब हम लोग आते हैं अपने फोकस्ड होकर चीजों को कंप्लीट स्टार्ट शुरू करते हैं। तो आज देखो यहाँ पर ये डिफिनीशन जो है, इस डिफिनीशन को घोटा मारिए प्रॉपर। क्या लिखा हुआ है, रणनीतिक स्वायत्तता किसी राज्य द्वारा अन्य राज्यों से किसी भी रीति से बाधित हुए बिना अपने राष्ट्रीय हितों को साधने अपनी अधिमानित विदेश नीति को अपनाने की क्षमता को दर्शाती है। मतलब अब अपनी भाषा में इसको लिख लीजिए, ज्यादा बेटर रहेगा। तो क्या लिखना है, रणनीतिक स्वायत्तता किसी देश की विदेश नीति की वह क्षमता है जो यह प्रदर्शित करती है कि वह देश अपने निर्णयों को बिना किसी अन्य राष्ट्र से प्रभावित हुए ले सके, ठीक है। तो किम्बस सी बात है। तो 15 से 20 शब्दों में आपने ये डिफिनीशन जो मैंने बोली उसको नोट कर लिए। क्या है, रणनीतिक स्वायत्तता का एक प्रकार की क्षमता है, एक प्रकार की कैपेसिटी है, कैपेबिलिटी है, ठीक है ना। इंग्लिश वाले यार साथ साथ में करते रहना। 1-2 कीवर्ड अगर मान लो नहीं समझ में आएगा तो बता देना कमेंट सेक्शन में, थोड़ा मैं अगली बार और फोकस होकर ध्यान दूंगा। स्ट्रेटेजिक इकोनॉमी क्या है, इज अ कैपेसिटी, ठीक है, टू यूज, है ना। हिंदी में बोलूंगा ज़्यादा बेटर रहेगा, बार बार इंग्लिश में बोलना सही भी नहीं रहेगा। 1-2 कीवर्ड मैं इंग्लिश में बताते चलूँगा यार, इंग्लिश मेरी बड़ी झंड है, सीधी बात है ना, बहुत झंड है। तो क्या करते अपने इस बात को समझेगा। तो रणनीतिक स्वायत्तता क्या है, स्ट्रेटेजिक इकोनॉमी क्या है, क्षमता है, वह क्षमता है कि कोई देश अपने विदेश नीति के निर्णय बिना अन्य देश से प्रभावित हुए ले पा रहा है, इस बात को जांचने की क्षमता है, ठीक है। तो ये डिफिनीशन आपको नोट कर लेनी है सबसे पहले। तो रणनीतिक स्वायत्तता ही है। अब देखो फॉर एग्जांपल बहुत सारी चीजें आप देखोगे, है ना, बहुत सारी चीजें आप देखोगे। तो भारत की रणनीतिक स्वायत्तता की अगर हम बात करें कि भारत रणनीतिक रूप से स्वायत्त है कि नहीं, ठीक है, तो यहां पर हमें 2 चीजें दिखती हैं, 2 चीजें हमें दिखती हैं कुछ। जैसे देखो, तो अगर भारत की रणनीतिक स्वायत्तता की बात करें तो भारत पूर्ण रूप से नहीं रणनीतिक स्वायत्त है, मतलब निरपेक्ष। पूर्ण मतलब आप ऐसे एब्सोल्यूट, है ना, इंग्लिश में बोलते हैं एब्सोल्यूट, नहीं एब्सोल्यूटली रणनीतिक स्वायत्त है, न ही एब्सोल्युटली क्या है, रणनीतिक रूप से निर्भर है। भारत दोनों में बैलेंस है। तो बेसिकली भारत क्या करता है, भारत की रणनीतिक स्वायत्तता को 2 चीजों के आधार पर देख सकते हो। जैसे कुछ इंपॉर्टेंट मुद्दे हैं, जैसे यहाँ पर लिखा भी है, कुछ सुरक्षा संबंधित प्रमुख मुद्दे हैं जिसमें भारत किसी के साथ कोई समझौता नहीं करता, भाई सीधे पूर्ण रूप से स्वायत्त है। जैसे फॉर एग्जांपल जम्मू कश्मीर का मुद्दा है, तो जम्मू कश्मीर का मुद्दा है तो चाहे अमेरिका बोले चाहे रूस बोले, रूस मान लो बोले कल को कि भैया जम्मू कश्मीर में लाओ हम मध्यस्थता कर दें, भारत सरकार साफ मना कर देगी। अब ट्रंप बाबा बार बार बोलते रह गए कि चलो मध्यस्थ बनने के लिए तैयार है, मध्यस्थ बनने के लिए तैयार है, तो भारत सरकार ने वहाँ पे साफ साफ मना कर दिया कि भैया मध्यस्थ नहीं बनोगे, यहाँ पे काम तुम्हारा नहीं चलेगा, ठीक है। तो इस बात को समझिएगा कि यहाँ पर ये प्रॉब्लम है, तो ऐसे नहीं बनेगा, ठीक है। तो जो इम्पोर्टेंट इश्यूज हैं, ठीक है, सुरक्षा के, उसमें भारत रणनीतिक रूप से स्वायत्त नहीं है, इस बात को आप समझिएगा। सॉरी, रणनीतिक रूप से स्वायत्त है, स्ट्रेटेजिक रूप से ऑटोनॉमिक है। कुछ जो महत्वपूर्ण मुद्दे जैसे जम्मू कश्मीर का मुद्दा हुआ या परमाणु हथियार जैसा मुद्दा हुआ, मतलब देखो कितने लोगों ने दबाव डाला, अमेरिका से लेकर सबने दबाव डाला, लेकिन भारत नहीं सुना। भारत ने बोला नहीं भाई हम तो स्वायत्त रहेंगे, ठीक है। लेकिन कुछ जो छोटे मोटे मुद्दे, मतलब छोटे मोटे इश्यूज, ठीक है, जैसे भारत तेल के आयात पर निर्भर है, भारत तेल के आयात पर बहुत ज़्यादा निर्भर है, ठीक है, लेकिन अमेरिका ने कहा नहीं ईरान से तेल नहीं मनवाओगे, तो भारत ने कहा चलो ठीक है नहीं मनवाएंगे। क्यों? क्योंकि भारत देख रहा है अच्छा ठीक है हमारा फायदा ज़्यादा है अमेरिका के साथ संबंधों को मजबूत करने के लिए। तो इस बात को समझिएगा, अच्छा है ना, इस बात को क्लियर है। तो यानी आपको समझना है कि 2 चीज़ों पर बेस्ड हमारा रणनीतिक स्वायत्तता यानी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी है। कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिसमें हम पूर्ण रूप से स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमस है, कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिसमें हम थोड़ा मोड़ा मान लेते हैं। अच्छा, ये चीज डिपेंड किस पे करती है? तो ये चीज डिपेंड करती है भारत के अपने हितों पर। तो आपको मान लो आंसर लिखना है अगर, ठीक है, एक दो बार हम लोग लिखते लिखते भी चलते हैं साथ साथ में, तो प्रैक्टिस भी आपकी होती रहेगी। जो लोग नहीं ज्वाइन कर रहे हैं उन लोग की प्रैक्टिस होती रहेगी कि मान लो ऐसा क्वेश्चन है कि क्या आप भारत को रणनीतिक स्वायत्त मानते हो, तो आप क्या लिखोगे इंट्रोडक्शन में? तो आप बताओगे रणनीतिक स्वायत्तता क्या है, क्योंकि प्रश्न ही पूछा हुआ है। फिर आप क्या करोगे, आप लिखोगे आगे कि जो भारत की रणनीतिक स्वायत्तता है वह, यह जो विषय है भारत की रणनीतिक स्वायत्तता का विषय है, वह भारत के हितों पर निर्भर करती है, ठीक है, भारत के हितों पर निर्भर करती है, ठीक है, तथा कुछ मामलों में यह रणनीतिक रूप से स्वायत्त है, पूर्ण रूप से स्वायत्त है, निरपेक्ष स्वायत्त है, एब्सोल्यूट ऑटोनोमस है,
जबकि कुछ मुद्दों में यह क्या है, अब्सोल्युटली रणनीतिक स्वायत्त नहीं कहा जा सकता। ये मत लिखना नहीं है, लिखना ऐसा प्रतीत होता है कुछ मुद्दों पर रणनीतिक स्वायत्त पूर्ण रूप से नहीं है। ठीक है, थोड़ा सा बचा के लिखना है, गवर्नमेंट को बताते हुए चलना है, तो इस बात को समझिएगा। तो मैंने 2 इश्यूज आपको मेनली बता दिए, तो वो आपको यहां पर नोट कर लेना है। जैसे कुछ मुद्दों पर, जैसे जम्मू कश्मीर या परमाणु हथियार का मुद्दा, तो यहां पर भारत पूर्ण रूप से रणनीतिक सहायता, किसी कुछ नहीं सुनेगा, जो मन करे वो बैन लगा लो, कुछ कर लो, कुछ कर लो। लेकिन छोटी मोटी बात है तो वहां पर भारत मान लेता है। जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका के दबाव में ईरान के विरुद्ध मतदान कर दिया था भारत ने। ठीक है, ये एग्जांपल हुआ। दूसरी बात, अभी आपने सुना होगा, कल मोदी जी ने कहा है, घोषणा की है ग्लासगो में, 2070 तक हम नेट जीरो उत्सर्जन कर देंगे। पूरे देश दबाव डाल रहे थे, पूरी दुनिया दबाव डाल रही थी कि 2050 तक करिए भाई, है ना, मान जाइए, ऐसा कर लीजिए। मोदी ने कहा नहीं, चलो 2070 तक कर लेंगे। तो यहाँ पे दिखता है कि ठीक है, हम दूसरे देशों की बात सुन रहे हैं, पूरी रूप से रणनीतिक स्वायत्त यहाँ पर नहीं है। ठीक है, इस बात को आपको समझ में आएगा, तो टॉपिक क्लियर हो गया। रणनीतिक स्वायत्तता क्या है, भारत है कि नहीं, आप तर्क अब दे लोगे आराम से, एग्जाम्पल 2 दे लोगे कि हाँ इन मुद्दों पर है, इन मुद्दों पर नहीं है, निष्कर्ष लिख लोगे कि वर्तमान की आवश्यकता क्या है, ये सब आप लोग लिख लोगे। अब थोड़ा सा आते हैं हम लोग एक बार ओवरऑल इस टॉपिक को देख लेते हैं। इस टॉपिक में विजन ने क्या क्या बताया है, इसको हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, तो ऐसा टॉपिक कंप्लीट हो गया। अब एक बार देख लेते हैं कि करंट अफेयर्स में विजन ने क्या क्या बताया है। ठीक है, इसको देख लेते हैं। तो आप देखोगे वर्तमान में क्या किया भैया, जो विदेश सचिव है सिंगला महोदय, पता नहीं कौन है, जो भी है, उन्होंने क्या किया कि बोला 5 स्तंभ होंगे भारतीय कूटनीति के, 5 स्तंभों को डिसाइड किया। ठीक है, तो कौन कौन 5 स्तंभ है? पहला है बहुध्रुवीय फोकस। बहुध्रुवीय फोकस का मतलब आप सोचोगे, पहले भारत था नॉन अलाइंड, ठीक है, नॉन अलाइंड, अब है भारत मल्टी अलाइंड। ठीक है, मल्टी अलाइंड। अब देखो कैसे, थोड़ा सा इस बात को समझते हैं, शॉर्ट में समझा रहा हूं 2 मिनट के अंदर। 1950-47 में जब भारत आज़ाद हुआ तो आपको पता होगा, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद 2 ध्रुवों में दुनिया बट गई, रूस और अमेरिका। हालांकि मैं हर टॉपिक को ऐसे डिटेल में नहीं समझाते हुए चलूंगा, क्योंकि बहुत टाइम वेस्ट होगा अपना। ठीक है, जिन लोगों को पहले से आता है उन लोगों का क्यों समय बर्बाद करें। तो यहाँ पर भारत पास ऑप्शन था, या तो रूस की तरफ से अलाइंड हो या तो यूएसए की तरफ अलाइंड हो। बेसिकली उस समय बाईपोलर वर्ड था, बाईपोलर मतलब द्विध्रुवीय विश्व था। तो भारत पास ये ऑप्शन था। भारत ने कहा नहीं, हम कहीं नहीं अलाइंड होंगे, हम नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट चलाएंगे। ठीक है, लेकिन वर्तमान में आप देखोगे, करंट में आप देखोगे तो यूएसए अकेली सुपर पावर नहीं रह गया है। यहां पर मल्टीपोलर वर्ड है। वर्तमान में देखोगे मल्टीपोलर वर्ड आपको दिखेगा। यहां पर आपको यूएसए दिखेगा, यहां पे आपको रूस दिखेगा, है ना, यहां पर आपको दिखेगा चाइना एकदम तेजी से उभर रहा है ना, यहां पे आपको दिखेगा फ्रांस, बहुत मतलब पावरफुल कंट्री है। इवन P5 ही मान लो, जो पूरे P5 है, बहुत पावरफुल कंट्रीज है। ठीक है, तो भारत क्या कर रहा है, भारत कह रहा है कि अब मल्टीपोलर वर्ड है, तो अब हम मल्टी अलाइनमेंट रखेंगे, मतलब हम सबके साथ समझौता रखेंगे, यूएसए के साथ भी, रसिया के साथ भी, इवन चाइना के साथ भी। बात ऐसा करे भाई, चाइना भी पावरफुल कंट्री है, हम इसके साथ भी समझौते करेंगे, इसके साथ भी हम व्यापार को बढ़ावा देंगे, है ना, जो भी चीजें हम इसके साथ भी। तो भारत पहले क्या था, भारत नॉन अलाइंड था, अब भारत मल्टी अलाइंड हो रहा है। कह रहा है भाई मल्टीपोलर वर्ड है। इवन भारत खुद भी अपने आप को एक वैश्विक शक्ति बनाना चाहता है। भारत का भी उद्देश्य है कि हम वैश्विक शक्ति बने। ठीक है, तो इसलिए भारत कह रहा है कि हम मल्टी अलाइंड, अब हम सबके साथ सबका विकास करते हुए काम चलाएंगे। ठीक है, तो ये आप देखोगे अभी जो भारत का फोकस है वो मल्टीपोलर फोकस है भारत का। और भारत ने इसके लिए क्या काम किया है, नेबरहुड फर्स्ट, एक्ट ईस्ट, थिंक वेस्ट, ये पॉलिसीज अपनाई है। ठीक है, इनके बारे में डिटेल में पढ़ना आपका काम है। ठीक है, इवन अगर करंट में आएगा तो मैं पढ़ा दूंगा, नहीं तो आप पढ़ते रहिएगा। ठीक है, अगला, डिप्लोमेसी एज एन इंटरनेशनल फोर्स मल्टीपोलर फॉर द गवर्नमेंट। ठीक है, तो बेसिकली भारत ने क्या किया कि जो विदेश नीति है, विदेश नीति को एक महत्वपूर्ण रूप से आप कह सकते हो फोकस प्रदान किया है। अभी आप देखोगे भारत ने क्या किया है, अफ्रीका से लेके बहुत सारे ऐसे देश हैं जहाँ पे भारतीय मिशनों, भारतीय जो आप कह सकते हो जो वो है, क्या बोलते हैं उनको, दूतावास है, इनकी स्थापना भारत ने लगातार की है, बहुत सारे दौरे किए हैं। ठीक है, तो विदेश मंत्रालय भारत सरकार की एक वैश्विक शाखा है और वैश्विक रूप से इसकी उपस्थिति हो रही है। ठीक है, तो भारत ने ये काम किया है। दूसरा जो स्तंभ है वो है। तीसरा स्तंभ है, भारत चाहता है कि वैश्विक भलाई के लिए एक ताकत बने। फॉर एग्जांपल अभी आप देखोगे भारत ने वैक्सीन डिप्लोमेसी, आपने नाम सुना होगा वैक्सीन मैत्री कार्यक्रम। तो वैक्सीन मैत्री कार्यक्रम के तहत भारत ने क्या किया, बहुत ज्यादा सहयोग किया। ठीक है, पूरी दुनिया का सहयोग किया कोरोना के टाइम, ताकि एक वैश्विक रूप से ताकत भारत खुद को दिखा सके। तीसरा आप चौथा देखोगे, इस जो रणनीति का स्तंभ है, जो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी का जो रणनीति है भारत की, उसका स्तंभ है भविष्य की ओर देखना, फ्यूचरिस्टिक आउटलुक। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अभी आपने देखोगे भारत ने जलवायु कार्य के लिए क्या किया, 2070 तक बोला है कि नेट जीरो एमिशन करेंगे। 2070 तक नेट जीरो एमिशन की बात भारत सरकार ने की है। तो बेसिकली बहुत सारे मुद्दे, आतंकवाद का मुद्दा हुआ, ठीक है, जलवायु परिवर्तन का मुद्दा हुआ, फ्री ट्रेड का मुद्दा हुआ, तो भारत क्या कर रहा है, भविष्यवादी दृष्टिकोण रख रहा है, फ्यूचरिस्टिक आउटलुक रख रहा है। अच्छा, यहां पर आप सुनोगे थोड़ा सा कि जो बात है
नेट जीरो एमिशन, इस बार देखना आपने यूपी पीसीएस में प्रश्न आया था नेट जीरो एमिशन। अच्छा, जब मैं ये डिस्कशन कर रहा था नेट जीरो एमिशन, तो जो यूपी पीसीएस में फर्स्ट दिया था, जिसमें बहुत सारे लोग कंफ्यूजन थे कि भारत घटा के जीरो कर लेगा एमिशन या विश्व में 2050 तक जीरो एमिशन हो जाएगा, वहां पर मैंने इस बात को डिटेल में समझाया था। देखो इसका मतलब ये नहीं है, इसका मतलब है जितना गया उतना आया। नेट जीरो का मतलब ये होता है। मैंने प्रॉपर वहां पे रुक के समझाया था, और मुझे लगता है जो लोग ने पीटी 365 की क्लास साथ में की होगी उन लोगों को समझ में आया होगा कि हाँ भाई कितना सही हम लोग ने पीटी 365 किया था। तो इसी तरह से हम लोग ये भी जो करंट अफेयर्स है जुलाई वाला, इसी तरीके से करते रहेंगे। फिर जो इसका पांचवा स्तंभ है वो है विचार में भारतीय, इंडियन इन थॉट्स, ठीक है, जो कि बेसिकली जो हमारी विदेश नीति है वो कौटिल्य के अर्थशास्त्र, महाभारत, श्रीमद् भगवद गीता जैसे प्राचीन ग्रंथों से प्रभावित चिंतन आधारित है, वसुधैव कुटुंबकम की नीति पर आधारित है, ठीक है। तो इस बात को आप देखोगे। अच्छा, ये मेन सेंस में काम नहीं आएगा, बस सुन लो, इसका कोई काम नहीं है, बस कुछ एग्जाम्पल्स है वो बताना था, ये क्वेश्चन नहीं बनेगा, ठीक है, कि भारत के 5 स्तंभ क्या क्या है बताओ, ये क्वेश्चन नहीं बनेगा, ठीक है। एक जो क्वेश्चन बन सकता है वो बन सकता है क्या, एक क्वेश्चन जो सेकंड डायरेक्ट यूपी पीसीएस में, देखो अभी हमने जो पहला क्वेश्चन किया था वो यूपीएससी का किया था। यूपी पीसीएस में हम लोग ने देखा था जीएस2 में डायरेक्ट लेवल के क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो उसमें सीधे सीधे यूपी पीसीएस में क्वेश्चन बन सकता है कि नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट या नॉन अलाइनमेंट स्ट्रेटजी और स्ट्रेटजिक ऑटोनॉमी की रणनीति पर तुलना कीजिए, इन दोनों की तुलना कीजिए। अब आपको पता होगा तुलना का मतलब क्या होता है, समानता और असमानता दोनों आपको बतानी है, यानी समानता भी बताना है नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट और स्ट्रेटजिक ऑटोनॉमी, और आपको क्या बताना है, असमानता भी बताना है। तो समानता क्या होगा, तो समानता क्या है, पहली बात देखो, पहले असमानता की बात कर लेते हैं। तो असमानता की बात क्या है, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट बोलता है कि किसी की ओर झुकेंगे नहीं, किसी के साथ नहीं रहेंगे, किसी भी गुट से निरपेक्ष रहेंगे, नॉन अलाइनमेंट। लेकिन जो स्ट्रेटजिक ऑटोनॉमी है वो क्या है, मल्टी अलाइनमेंट, मतलब जिसके साथ मन करेगा उसके साथ समझौता करेंगे। बेस्ट एग्जांपल है इसका, आप देखोगे भारत की 2 स्टेट पॉलिसी और डिहाइफनेशन पॉलिसी। जिसने सुना होगा डिहाइफनेशन, इसको इंग्लिश में भी यही बोलते हैं, डिहाइफनेशन। इसकी इंग्लिश ये स्पेलिंग मिस्टेक है, मुझे एकदम श्योर हूँ, फिर भी यही मुझे भाई मेरी इंग्लिश तो जरूरी है भी नहीं सही होना। तो डिहाइफनेशन की जो भारत की पॉलिसी है, ठीक है, किसके लिए, इजराइल और फिलिस्तीन के लिए, इजराइल फिलिस्तीन के लिए जो भारत की डिहाइफनेशन की पॉलिसी है, वहां पर आप देखोगे भारत बता रहा है कि मल्टी अलाइंड है, हमारा जिसके साथ मन करेगा उसका, हम फिलिस्तीन को इजराइल के चश्मे से नहीं देखेंगे, इजराइल को फिलिस्तीन के चश्मे से नहीं देखेंगे। तो ये बात बताता है कि स्ट्रेटजिक ऑटोनॉमी क्या करता है, मल्टी अलाइंड है, जबकि पहले गुट निरपेक्ष क्या था, किसी गुट से कोई समझौता नहीं, ठीक है। अच्छा, फिर दूसरा तुलना में क्या बताओगे, पहला सेकंड वर्ल्ड वॉर के समय प्रासंगिक था, जब विश्व में 2 गुट थे। अभी क्या है, वर्तमान विश्व में प्रासंगिक है। तो ये दूसरा पॉइंट हो जाएगा, ठीक है, इस बात को समझिएगा, दूसरा पॉइंट बता देंगे, है ना। फिर तीसरे में बता दोगे कि भारत क्या था, एक गरीब देशों का एक प्रमुख नेतृत्व करता था, ठीक है, नॉन अलाइनमेंट के टाइम। अब क्या है, कुछ चुनिंदा शक्तियों की में से एक नेतृत्व करता है। अच्छा, यहां पर थोड़ा सा देखिए, अब थोड़ा सा आते हैं वापिस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे, ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे वापस आते हैं तो थोड़ा सा और चीजें आपको क्लियर होंगी। यहां पे प्रश्न देखोगे आप, पढ़ना इसको, क्या लिखा है, उभरती हुई वैश्विक व्यवस्था में, ये यूपीएससी का क्वेश्चन है, तब आप लोग को समझ में आएगा। देखो आज का क्लास थोड़ा सा लॉन्ग है, मुझे पता है, ठीक है, थोड़ा सा प्रॉब्लम होगी कई बार, लेकिन आज का क्लास इसलिए बहुत जरूरी है ताकि आप लोग को इस बात को समझ में आए कि जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो कितना जरूरी है। ये बात आपको समझ में आए कि हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो कितना इंपॉर्टेंट है, और जो हम लोग जिस समझ के आधार पर पढ़ रहे हैं, सबसे बड़ी बात, जिस समझ के आधार पर पढ़ रहे हैं वो समझ बनाना कितना जरूरी है, ठीक है। आपको ये दोनों बात आज समझ में आएगी, जो आज का डिस्कशन है उससे दोनों बात आपको क्लियर होगी। आप देखो प्रश्न क्या पूछा था, उभरती हुई वैश्विक व्यवस्था में भारत द्वारा प्राप्त नव भूमिका के कारण उत्पीड़ित एवं उपेक्षित राष्ट्रों के मुखिया के रूप में दीर्घकाल से संपोषित भारत की पहचान लुप्त हो गई है, विस्तार से समझाइए। अच्छा, मैंने जब ये डिस्कशन किया था तो बताया था, हमें तो यार क्या पता था, हमें तो यही पता था ना कि भारत बचपन से लेकर 55 तक क्या है, उपेक्षित उत्पीड़ित राष्ट्रों का मुखिया ही है। हमें तो यही पता था कि भारत शुरुआत से भी यही कर रहा है, अभी भी यही कर रहा है। लेकिन थोड़ा सा आप ध्यान से पढ़ो, ये टॉपिक वापस पढ़ो, देखो इसको समझो थोड़ा सा। जब भारत आज़ाद हुआ था, रिसेंटली आज़ाद हुआ था, और नॉन अलाइनमेंट चलाया था भारत ने, नॉन अलाइनमेंट, बेसिकली ये क्वेश्चन ही नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट पे था। अगर आप उस क्वेश्चन को वापस देखोगे, रोक के थोड़ा स्क्रीन पॉज करके देखना, थोड़ा सा दिमाग को घोड़े दौड़ाना। देखो ऑब्वियस ही बात है, आप मेंस का अगर आजकल का पैटर्न देखोगे तो आपको इस बात को समझ में आ जाएगी कि यार मेंस सीधी बात है, अपने आप में मेहनत की काम है। जितना प्रैक्टिस करोगे, जितना चीज़ें करोगे, है ना, उतना आपको मेंस के लिए फायदा होगा। तो आप देखोगे क्वेश्चन, बेसिकली क्वेश्चन वही कह रहा है कि पहले भारत नॉन अलाइंड था, अब भारत मल्टी अलाइंड है।
ठीक है। तो जब नॉन अलाइंड था तो भारत दक्षिण देशों का नेतृत्व करता था, यही बात उस क्वेश्चन में कह रहा है, यही क्वेश्चन समझा रहा है। जब भारत नॉन अलाइंड था तो दक्षिण देशों का लीडरशिप कर रहा था, देशों कह रहा था नहीं तुम अमेरिका के पास मत जाओ, तुम क्या कहते हैं रूस के पास मत जाओ, तुम हमारे पास आओ, हम सबकी रक्षा करेंगे, अभी लेटेस्ट बचे हो रक्षा करेंगे। अब भारत क्या है, मल्टी अलाइंड है, और मल्टी अलाइंड का मतलब यह है कि भारत अब खुद एक लीडर बन रहा है, एक भारत खुद एक वैश्विक शक्ति बन रहा है, ठीक है, वैश्विक शक्ति बन रहा है। तो भारत का मुख्य अब जो टारगेट है, अब क्या है, जो वर्तमान शक्तियां हैं, वर्तमान शक्तियों के साथ समझौते कर करके, इनके साथ भूमिका निभा के अब क्या करना है, भारत को अपने हितों को साधना है, हितों को साधना है। बेसिकली आप अगर इसको थोड़ा सा और, इसको मैं थोड़ा सा और डिटेल में एक बार शॉर्ट में समझाने का प्रयास करूं तो आपको और चीज़ें समझ आएगी। पहले जो भारत की विदेश नीति थी वो वैचारिक थी, वो दार्शनिक आधार पे थी, वो पंचशील पर थी कि भैया हम कुछ भी करेंगे, हम डूब जाएंगे, हमारी बर्बादी हो जाएगी, फिर भी हम छोटे देशों का हाथ नहीं छोड़ेंगे। अभी जो भारत की नीति है वो व्यवहारिक हो गई है, वैचारिक से व्यवहारिक हो गई है। अब भारत ये कहता है कि भैया हमारे हित ऊपर है, सीधी बात। हमको जरूरत पड़ेगी तो हम रूस से भी समझौता करेंगे, हमको जरूरत पड़ेगी हम अमेरिका से समझौता करेंगे, हमको जरूरत पड़ेगी तो हम चाइना से भी समझौता करने से नहीं पीछे हटेंगे, सिंपल सी बात है। कई मुद्दों पे जैसे जलवायु परिवर्तन का मुद्दा हुआ, इवन आप देखोगे ई व्हीकल से रिलेटेड मुद्दा हुआ, WTO में कुछ इश्यूज हुए, तो भारत चाइना मिलके काम कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन पहले भारत कहता नहीं भाई, अमेरिका के साथ भी नहीं, रसिया के साथ भी नहीं। तो बेसिकली वैचारिक था, अभी व्यवहारिक हो गया है। तो वो क्वेश्चन अब आप लोग रिलेट कर पाओगे आसानी से कि हाँ भाई अब भारत बेसिकली लीडर है कुछ मामलों में। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं कि भारत लीडर ही नहीं है, लेकिन जो मेन जो थीम है क्वेश्चन की, जो क्वेश्चन यूपीएससी ने मेन थीम पूछा है कि पहले भारत की छवि ऐसी थी अब ऐसी हो गई है, वो आप समझना कि अब भारत मेन फोकस कर रहा है वर्ल्ड पावर बनने के लिए। तो वर्ल्ड पावर बनने के लिए भारत को अब रक्षा क्षेत्र है ना, क्या कहते हैं, ऊर्जा क्षेत्र, इसमें काम करने की, तकनीकी क्षेत्र, इसमें काम करने की जरूरत पड़ रही है। और इस काम के कारण जो लीडरशिप वाली भूमिका थी, जो वैचारिक भूमिका थी, वो भारत उससे लग रहा है, प्रतीत हो रहा है कि हम पीछे हट रहे हैं, ठीक है। तो आपको ये बात यहां से समझ में आएगी, ठीक है। तो देखो भाई, अब समझ में आप लोग को आ रहा होगा और कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि हाँ भाई करंट अफेयर ऐसे ही पढ़ना है क्या, ठीक है। अब आपको समझ आएगा। या तो देखो एक तरीका तो ये भी है, एक तरीका ये भी है जो कि बहुत सारे चैनल्स पे चलता ही है ना। मैं फिर आलोचना करने बैठ ही गया, नहीं करना है मुझे, जाने दीजिए, ठीक है। आलोचना नहीं करूंगा, मैंने इस बात को ध्यान रखा है कि बहुत कम लिमिटेड आलोचना करूंगा, जब थक जाऊंगा तभी आलोचना करूंगा, ताकि खुद को मोटिवेट कर सके हम लोग कि हम लोग बेस्ट तरीके से करंट अफेयर्स पढ़ेंगे, बस इतना दिमाग में रखिएगा, ठीक है। तो यहां पर आप देखोगे नॉन अलाइंड और स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी में आप लोग को तुलना अब समझ में आ गई कि तुलना क्या है, ठीक है। तो ये एक मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है, यूपीपीसीएस के लिए। यूपीएससी के लिए क्या था, मैंने क्वेश्चन ऑलरेडी करा दिया, ठीक है। समानता क्या है कि दोनों यह मानते हैं कि भारत अन्य शक्तियों के आदेश पे नहीं बल्कि अपने आधार पर काम करेगा, ठीक है, ये आधार पर काम करेगा, बस ये है दोनों में समानता। तो तुलना का मतलब यही होता है, ठीक है। रणनीतिक स्वायत्ता और ऑटोनॉमी, अभी पता होगा भारत सरकार का बहुत ज्यादा प्रयास है कि आत्मनिर्भर भारत बनाएंगे, सेल्फ रिलायंट इंडिया, SRI, भारत सरकार ये पूरी तरह से कोशिश कर रही है। तो बेसिकली हम रणनीतिक स्वायत्तता रहेंगे ना, तो दोनों चीजें साथ में एक साथ जुड़ रही हैं। हम रणनीतिक रूप से स्वायत्त रहे और खुद को सेल्फ रिलायंट बनाए, इसका मतलब हम किसी दूसरे देशों पे आधारित निर्णय नहीं लेंगे, किसी राज्य से मतलब नहीं होगा। और सेल्फ रिलायंट का मतलब हम सबके साथ सहयोग करेंगे। भाई सीधी बात है, मेक इन इंडिया के लिए जरूरी है कि हम रशिया से भी टेक्नोलॉजी उससे भी मंगाएं, USA से भी मंगाएं, जापान से भी मंगाएं, जरूरत पड़ने पे जो चाइना की कंपनियां हैं वो भी भारत में निवेश कर पाएं। तो इसी को तो बोलेंगे हम सेल्फ रिलायंट, तभी तो बनेंगे। जब हमारा इन्वेस्टमेंट आएगा, मैन्युफैक्चरिंग होगी, रिसर्च एंड डेवलपमेंट होगा, तभी तो सेल्फ रिलायंट बनेंगे। तो इसका मतलब ये है कि आत्मनिर्भरता जो है वो इससे पृथक अस्तित्व नहीं है, बल्कि क्या है, आत्मनिर्भरता का मेन आप कहोगे आत्मनिर्भर जो भारत है उसका मेन जो टारगेट है वो है कि वैश्विक अर्थव्यवस्था में जो हमारी औकात है, हम अपने औकात के हिसाब से जुड़ाव कर सके। जैसे भारत की औकात है, भाई हम इतने बड़े देश हैं, विश्व की आबादी का 17% हमारे यहाँ रहता है, लेकिन वैश्विक व्यापार में हमारी हिस्सेदारी 3% भी नहीं है, 3% से कम है। तो हम अपनी औकात के बराबर वैश्विक अर्थव्यवस्था में अपनी हिस्सा प्राप्त कर सकें, इसलिए आत्मनिर्भरता का जो वर्तमान जो नारा है वो आधारित है। अच्छा, इस बात को समझिएगा थोड़ा सा। एक चीज़ और है, यहाँ पे हम लोग ने मेंस में, हालांकि जो हम लोग का जो आंसर राइटिंग बेस्ट था वो लोग को समझ में आता ही होगा कि मई या जून, मुझे याद नहीं एग्जैक्टली, मई या जून बैच में ये क्वेश्चन मैंने कराया था कि आत्मनिर्भरता का पारंपरिक दृष्टिकोण आत्मनिर्भरता के वर्तमान दृष्टिकोण से किस प्रकार भिन्न है, पारंपरिक बनाम वर्तमान। तो वहां पे हम लोग ने डिटेल में इसको किया था, एक टेबल बना के, ठीक है, जिसको याद होगा मॉडल आंसर। तो मॉडल आंसर में प्रॉपर टेबल बनी हुई थी। तो यहाँ पे बेसिकली वही है, पहले आत्मनिर्भरता हमारी थी आयात प्रतिस्थापन पर आधारित, कि हम आयात नहीं करने देंगे और अर्थव्यवस्था को क्लोज करेंगे। लेकिन अब जो हमारी आत्मनिर्भरता है वो इस बात पर आधारित है कि हम विश्व में अधिक हिस्सा लेंगे, हमारा जो हिस्सा है वो दो, हमको हमारा पैसा चाहिए, है ना, नहीं तो मारेंगे। ये वाला जो तो डायलॉग है ना, शायद किसी का है,
हमारा पैसा हमको तो नहीं तुम मारेंगे, शायद मेरे कौन सा है यार, गैंग्स ऑफ वसेपुर में भी इसका डायलॉग है, मुझे याद नहीं एक बार, जो भी। तो यही है, अब हमारा पैसा हमको चाहिए, नहीं तो हम झगड़ा करेंगे, जो वर्तमान आत्मनिर्भरता का जो दृष्टिकोण है। ठीक है, तो ये बात आप इसको समझिएगा। अच्छा, ये हो गया था हम लोग का, है ना, ये हम लोग डिस्कशन कर ही लिया था। अब बोल रहा है यहाँ पर देखो, रणनीतिक स्वायत्तता का विकास यहाँ पर बताया हुआ है, या आप लोग रीड करना, है ना, इसमें और कुछ मतलब काम का चीज़ नहीं है, इसमें बहुत ज़्यादा काम की चीज़ नहीं है। ठीक है, बस आप लोग रीड करना, क्योंकि ये बेसिकली मेंस प्री में इसका क्वेश्चन नहीं बनेंगे। ठीक है, मेंस प्री में क्वेश्चन नहीं बनेंगे, वो डेवलपमेंट बताया भारत की विदेश नीति का, तो अब यार सारा बेसिक यहाँ पे हम लोग नहीं करने बैठे हैं। ठीक है, यहाँ पर बताया रणनीतिक स्वायत्तता की आवश्यकता किस लिए है। तो रणनीतिक स्वायत्तता की आवश्यकता बेसिकली स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी क्यों जरूरी है। पहली बात जरूरी इसलिए कि जियो स्ट्रेटेजिक बैलेंस बना रहे, भू रणनीतिक संतुलन बना रहे, जियो स्ट्रेटेजिक बैलेंस बना रहे। उदाहरण के लिए अगर यहाँ पर देखोगे कि सऊदी अरब और इजराइल के साथ सुदृढ़ संबंधों के साथ साथ भारत ईरान के साथ भी संबंध रखता है ना, जबकि ये सब क्या करते हैं ईरान को, जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर देखो, जैसे एक मैं थोड़ा सा मैप बना के आपको बताता हूँ। यहाँ पर देखो ये है होर्मुज, थोड़ा सा ये इंडिया है ना, अब समझ में आएगा, ये भारत है, ये हमारा भारत है, इधर है होर्मुज जल संधि, इधर है ईरान, यहाँ पर ईरान है। ठीक है, ये लोकेशन है ईरान की। ठीक है, इस बात को समझिएगा। अच्छा, यहाँ पर है सऊदी अरब, एक बड़ा सा देश है सऊदी अरब, यहाँ पर है। ठीक है, सऊदी अरब, इधर ओमान है, इधर यमन है। ठीक है, ये सऊदी अरब। अभी सऊदी अरब है, इसका झगड़ा चलता है ईरान से, एकदम मतलब ऐसा होता है कि तबाह कर दो। क्यों? सऊदी अरब सुन्नी कंट्री है, ईरान शिया कंट्री है। अच्छा, इधर ये है इजराइल है यहूदी। ईरान वाले परमाणु हथियार इसलिए बना रहे हैं कि फेंकेंगे तुम्हारे ऊपर, और इजराइल वालों के पास पहले से ही है कि तुम बनाओ तभी हम तुम्हारे ऊपर फेंक देंगे। तो ये बेसिकली आप देखोगे इजराइल ईरान एक दूसरे के कठोर दुश्मन है, सऊदी अरब ईरान एक दूसरे के कठोर दुश्मन है, एकदम हार्ड कोर दुश्मन है, मतलब एकदम एक दूसरे की एग्जिस्टेंस ही चाहते हैं समाप्त हो जाए। लेकिन भारत के संबंध दोनों के साथ है, क्योंकि ये स्ट्रेटजिक पॉइंट है। आप पता होगा होर्मुज की खाड़ी, यहीं पे चाबहार बंदरगाह भी है, स्ट्रेटजिक लोकेशन है। तो विश्व का बैलेंस बना रहा है भारत, चाहता है कि जो रणनीतिक है, जो जियो स्ट्रेटेजिक जो संतुलन है वो बना रहे। इसलिए भारत क्या करता है, सभी के साथ संतुलित संबंध रखता है और रणनीतिक स्वायत्तता पर ध्यान केंद्रित करता है। जबकि जो पुराना भारत रहता है, 1947 वाला भारत रहता है, तो इस बात पे फोकस नहीं करता। वो क्या करता है, इजराइल के साथ संबंध नहीं बनाता। वो कहता नहीं भाई, फिलिस्तीन वैचारिक रूप से फिलिस्तीन का वो राज्य होना चाहिए, तो इस वजह से हम इजराइल के साथ कोई संबंध नहीं रखेंगे, इजराइल के साथ सारे संबंधों को तोड़ते हैं, तलाक कर देंगे। लेकिन अब की जो भारत है, जो ये वाला भारत है, वो कहता नहीं भाई, सबके साथ जरूरी है, सबका साथ सबका विकास। तो ये एक हो गया आपको। दूसरा है मल्टी अलाइनमेंट की अब आवश्यकता दिख रही है। अच्छा देखो, यहाँ पर थ्योरी बहुत लंबी चौड़ी यहाँ पे समझाई हुई है। ठीक है, ये लंबी चौड़ी संबंध लिखने की जरूरत नहीं, सीधा एग्जाम्पल लिखो। जियो रणनीतिक संतुलन के लिए सीधा बताओ कि उदाहरण के तौर पे भारत का सबके साथ संबंध है, तो सीधा जब हम आंसर लिखते हैं तो सीधा ही लिखते हैं। तो जब नोट्स भी बनाएंगे तो सीधा ही लिखेंगे कि जियो स्ट्रेटेजिक संतुलन, और सीधा ये पॉइंट लिख देंगे। उदाहरण के तौर पे भारत का यूएसए, सऊदी अरेबिया और ईरान तीनों के साथ संबंध है, इजराइल सबके साथ संबंध है। ठीक है, लिख दीजिएगा। मल्टी अलाइनमेंट की आवश्यकता, क्यों मल्टी अलाइनमेंट की आवश्यकता? ताकि हमारे पास बहुत ज़्यादा विकल्प मौजूद रहे, जैसे हम रूस के साथ भी काम कर सके, हम यूएसए के साथ भी काम कर सकते, हम इजराइल के साथ भी काम कर सके। तो ये मल्टी अलाइनमेंट की आवश्यकता जो है, इजराइल के साथ कोई टेक्नोलॉजी ले ले, रूस अचानक से धोखा दे दिया, बोला कि नहीं भाई चीन हमारा भाई है, तुम तो दोस्त ही हो, तो युद्ध हो गया, तो चीन के साथ सहयोग, मतलब हम भारत को सहयोग नहीं देंगे, तो उस समय इजराइल वाले बचा ले हम लोग को मिसाइल दे दाके। इस वजह से हम क्या करेंगे, मल्टी अलाइनमेंट वर्तमान में हमारी आवश्यकता है। इस वजह से हम क्या कर रहे हैं, रणनीतिक स्वायत्तता को आवश्यक मान रहे हैं। ठीक है, इस बात को समझिएगा। ठीक है, यहां पे एक एग्जांपल बताया कि अमेरिका के साथ भी हमारे सामरिक संबंध है, रक्षा संबंध है, तथा रूस के साथ भी S-400 का हमारा संबंध है। ठीक है, फिर तीसरा है वर्तमान में अधिक यथार्थवादी नीति की आवश्यकता है। जो मैंने आपको स्टार्ट में ही समझाया कि देखो, प्रारंभ में जो हमारी नीति थी, विदेश नीति थी, वो वैचारिक थी, लेकिन वर्तमान में जो हमारी विदेश नीति है वो व्यवहारिक हो गई है। उदाहरण के तौर पे उस समय हम हिंदी चीनी भाई भाई मानते थे, और उस ससुरों ने क्या किया, पीठ पे चाकू घोंप दिया, कहा लो जायदाद तो अपने बाप की जायदाद हम ही लेंगे, और चाकू घोंप दिया। तो अब हम भाई भाई नहीं मानते, अब हम देखते भाई चाइना तुम एक कदम आगे बढ़ोगे तो हम भी LAC पे एकदम आगे बढ़ेंगे। तो अब हमारी व्यावहारिक विदेश नीति है, और इस कारण से रणनीतिक रूप से स्वायत्तता अनिवार्य। क्यों? उसमें देखो फॉर एग्जांपल, उस समय देखो कि रूस का भारत पे बहुत ज़्यादा प्रभाव था। अब रूस हमेशा यही चाहेगा कि यार कम्युनिस्ट हम भी है, चाइना भी कम्युनिस्ट है, तो चलो झगड़ा मत करो यार। तो इस वजह से रूस का दबाव रहता था,
मेनली, ठीक है। अमेरिका का दबाव रहता था कि नहीं झगड़ा वगड़ा नहीं करोगे। अभी क्या है कि नहीं भाई खुलेआम झगड़ा वगड़ा करो, मोदी जी के साथ है। तो ऐसी वाली बात है कि नीतिगत यथार्थवाद की आवश्यकता थी, ठीक है। अब बता रहे हैं यहाँ पे कुछ कुछ चुनौतियां, तो चुनौतियां भी आप सीधे सीधे हेडिंग्स लिखेंगे, एग्जाम्पल्स लिखोगे, हेडिंग्स लिखोगे, एग्जाम्पल्स लिखोगे, केवल ये सब मत समझाओगे, ये सब समझने की जरूरत नहीं, रीड करो, समझाते हुए चल रहा हूँ, इसके लिखने की जरूरत नहीं है। तो चुनौतियां भी आप क्या करोगे, टू द पॉइंट लिखोगे। अच्छा ये मेंस के लिए अभी चल रहा है, अभी मेंस के लिए हम फोकस्ड हैं पूरी तरीके से, ठीक है ना। अब थोड़ा सा हम लोग स्पीड धीरे धीरे बढ़ाएंगे, आज पहला दिन था, थोड़ा सा समय लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखोगे चीनी दावेदारी, उदाहरण के तौर पर देखो चीन क्या है, अभी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे बहुत ज्यादा आक्रामकता कर रहा है, एनएसजी में भारत को घुसने नहीं दे रहा है। तो इससे क्या है, भारत के समझ एक चुनौती उत्पन्न हो रही है कि यार हम क्या करें। अब जैसे मान लो भारत क्या करे, सीधे सीधे अमेरिका, अगर मान लो यहाँ पे भारत सीधे सीधे बोले कि यार अमेरिका हमको फायदा पहुंचा सकता है, ठीक है, अमेरिका हमको फायदा पहुंचा सकता है कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे मदद दे देगा और एनएसजी में भी सपोर्ट करेगा अमेरिका हमारे घुसने के लिए, ठीक है, और हम अमेरिका की तरफ अलाइंड होने लगे, ठीक है, तो रूसिया आ जाएगा। तो ये एक चुनौती है कि चीन को कैसे बैलेंस करें। चीनी दावेदारी एक चुनौती अभी वर्तमान में आ रही है, रणनीतिक स्वायत्तता समझो। अच्छा, और अमेरिका की तरफ झुकेंगे तो अमेरिका हो सकता है लाइन ऑफ एक्चुअल पे हमें सपोर्ट दे दे, ठीक है, एनएसजी में हमें प्रवेश दिला दे, लेकिन फिर क्या करेगा, कहेगा मत काम करो, ईरान के साथ समझौता एकदम तोड़ो, S-400 मत खरीदना। तो हमारी बेसिकली वहां पे बाधित हो जाएगी रणनीतिक स्वायत्तता। दूसरा शत्रुतापूर्ण पड़ोसी, वही सेम बात है, दोनों सिमिलर बात है, तो इसके लिए लिखना नहीं है। उदाहरण के तौर पर चीन पाकिस्तान दोनों के पास परमाणु हथियार है और दोनों ससुर एकदम डंडा किए हुए हैं कि कब परेशान कर दें, एकदम वही बात है। फिर तीसरा है पश्चिमी देशों पर भारत की निर्भरता बहुत ज़्यादा है, चाहे वो कोई भी तकनीक देख लो, चाहे कुछ भी देख लो, रिसर्च एंड डेवलपमेंट को लेके या फिर हथियारों को लेके, सुरक्षा को लेके भारत आयात का बहुत ज़्यादा आयात करता रहता है, हथियार, तो भारत के लिए ये निर्भरता बहुत ज़्यादा है। चौथा है अमेरिकी अविश्वसनीयता, है ना, रणनीतिक। मान लो हम अमेरिका के प्रति थोड़ा सा झुके भी, अमेरिका उसके ठीक है तुम्हारा हथियार खरीद लेंगे, रूस से कम खरीदेंगे, ये सब किए भी, तो अमेरिका वाले क्या करेंगे, अचंके से मना कर, मान लो युद्ध हो गया चाइना के साथ या पाकिस्तान के साथ, तो अमेरिका वाले मना कर देंगे, नहीं देंगे, बड़ा अविश्वासी है सब। जैसे अभी हाल में देखोगे यहाँ पर क्या किया था, फ्रीडम ऑफ नेविगेशन ऑपरेशन चला दिया था, ऑपरेशन फ्रीडम ऑफ नेविगेशन, कहाँ पे, वहीं अंडमान निकोबार में, बोल रहे थे हम तो जहाँ मन करे तहाँ जाएंगे। तो अमेरिका वालों पर भरोसा नहीं किया जा सकता, ये थोड़ा सा प्रॉब्लम है। पांचवा जो पॉइंट है रूस चीन पाकिस्तान एक्सिस, तो रूस चीन जो पाकिस्तान एक्सिस है, इनका तीनों का गठजोड़ है, RCP गठजोड़ है, ये भारत के लिए रिस्की कि भैया रूस हमारा दोस्त था, अब बन रहा है पाकिस्तान चाइना का दोस्त। उदाहरण के तौर पे आप देखोगे रूस ने कहा कि $14 बिलियन इन्वेस्टमेंट करेंगे पाकिस्तान के ऊर्जा क्षेत्र में, तो ये भारत को एक लग रहा है कि यार ये बड़ा प्रॉब्लमेटिक क्रिएट हो रहा है, तो क्या करें, अब रूस के पास जाएं, रूस को कैसे मनाएं, ठीक है। और चीन का प्रतिनिधित्व, तो ये चीनी दावेदारी हो ही गया, दोनों चीज़ें सेम है, सेम एग्जाम्पल भी है, ठीक है, इसके लिए परेशान नहीं होना है, ठीक है। अच्छा अब हम आते हैं निष्कर्ष पे कि निष्कर्ष क्या है भाई, भारत रणनीतिक रूप से स्वायत्त है कि नहीं। तो निष्कर्ष क्या लिखोगे, निष्कर्ष ये लिखना कि भाई सीधी बात है, हमारे जो महत्वपूर्ण हित है उनमें हम रणनीतिक रूप से स्वायत्त रहेंगे और रणनीतिक स्वायत्तता की दिशा में काम भी करेंगे। उदाहरण के तौर पर क्वाड, ऑकस जैसे समझौते में प्रयास करेंगे कि भारत को हिस्सा मिले, महत्वपूर्ण मंचों पर भारत की भागीदारी हो, और भारत क्या करेगा, निर्णायक स्वायत्तता रखे रहेगा। और जो सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको निष्कर्ष में लिखनी है, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्या चीज़ है निष्कर्ष में, देखिए टॉपिक आपको प्रॉपर अब समझ में आ गया होगा, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और रीडिंग तो एक बार आपको करनी ही है खुद से, ठीक है, मतलब रीड तो करनी ही है, तो साथ साथ में करते रहो तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो भारत को क्या करना चाहिए, निष्कर्ष क्या लिखोगे कि भारत को रक्षा स्वदेशीकरण पर जोर देना चाहिए, क्योंकि रक्षा मटेरियल है, इसी के लिए भारत बहुत ज़्यादा निर्भर है। भाई सीधी बात है, हमको मिसाइल मंगाना है, ठीक है, हमको मान लो अभी वो बनाना है परमाणु वाला SSN पनडुब्बी, परमाणु पनडुब्बी बनानी है, ASSBN होती है, दोनों बनानी है। तो हमको पता है कि यार फ्रांस से या तो बनवाएंगे या तो अमेरिका से बनवाएंगे, तो इन दोनों बात सुननी पड़ेगी। तो इसीलिए क्या करना चाहिए, हमको तीव्र गति से रक्षा स्वदेशीकरण और रक्षा के जो स्टार्टअप्स हैं उनको बढ़ावा देना चाहिए, ताकि ये हमारा आयात पर निर्भरता कम हो और हम क्या करें, रणनीतिक रूप से स्वायत्त बन सके, ठीक है। तो ये आपको इस बात को निष्कर्ष में उल्लेखित करना है। अब आ जाते हैं हम लोग एक प्री वाले क्वेश्चन पे, जो प्री का एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है वो क्या है, यहीं पर सामने है, ये हाल में चर्चा में रहा, यूपी PCS में बहुत इंपॉर्टेंट है, 1-2-3 समझौता, हाल में चर्चा में रहा 1-2-3 समझौता किस देश के साथ है, तो ये है भारत अमेरिका परमाणु समझौते को ही बोलते हैं 1-2-3 समझौता, ठीक है, इस बात को दिमाग में रखिएगा, भारत अमेरिका परमाणु समझौते क्या बोलते हैं, 1-2-3 समझौता। तो ये प्री के लिए इसमें से इंपॉर्टेंट है। सेकंड आते हैं हम लोग भारत नेपाल, ठीक है, जो भारत नेपाल टॉपिक है। तो सबसे पहले क्वेश्चन से ही स्टार्ट करते हैं, कुछ क्वेश्चन पूछ लेता हूं, उसके बाद स्टार्ट करेंगे। पहले आपको ये बताना है भारत नेपाल कितने राज्यों से अपनी सीमा साझा करते हैं। तो यहाँ पर अगर देखो मैप में तो 5 राज्य दिखेंगे आपको, सिक्किम, यहाँ पर आपको दिखेगा असम, ठीक है, असम ही है ना,
सॉरी वेस्ट बंगाल, सॉरी असम नहीं है, आई एम सॉरी, ये असम है। सिक्किम वेस्ट बंगाल, ये वेस्ट बंगाल ही है। फिर बिहार तीसरा, चौथा उत्तर प्रदेश, पांचवा उत्तराखंड। तो ये 5 राज्य आपको दिखेंगे कि भारत नेपाल के साथ समझौता, मतलब सॉरी सीमा साझा करता है इन राज्यों से। अच्छा, ये तो है ही। महत्वपूर्ण क्वेश्चन क्या बन सकता है जिसमें मैं अभी कंफ्यूज हुआ था, 4 ऑप्शन दे देगा, बोलेगा इसमें से किस राज्य के साथ नेपाल सीमा साझा नहीं करता है, दे देगा बिहार, वेस्ट बंगाल, सिक्किम, असम। तो ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है, देना है वेस्ट बंगाल। हम लोग क्या सोचेंगे, यार वेस्ट बंगाल तो यहाँ है, ममता दीदी कैसे नेपाल में घुस जाएंगी, तो बात समझना है कि नहीं भाई, इधर है, रास्ता है। नेपाल और वेस्ट बंगाल की सीमा अच्छी खासी है, दार्जिलिंग का जो एरिया बेसिकली गोरखा दार्जिलिंग रीजन, तो वहाँ पर है। असम के साथ नहीं है बाउंड्री। ठीक है, तो पहला पीसीएस का क्वेश्चन प्री यही बन गया। यूपीएससी यूपीपीसीएस दोनों में ये क्वेश्चन बन सकता है। दूसरा जो क्वेश्चन बन सकता है वो ये मैंने ऑलरेडी आपसे पूछा था, ईस्ट टू वेस्ट लगाइए। हाल में चर्चा में रहे भारत नेपाल की सीमा पर कुछ क्षेत्र हैं दिए हुए हैं, इनको पूर्व से लेकर पश्चिम लगाइए। तो क्या है पूर्व से लेकर पश्चिम? एक सेकंड का ब्रेक, यार फोन करते यार वीडियो रिकॉर्डिंग के समय बहुत ज्यादा। फिजिक्स क्लासेस की फ़ोन कहाँ आ रही है पता नहीं, जो भी है। ठीक है, तो ये देखो लिम्फियादुरा, यहाँ पे देखो लिम्फियादुरा, यहाँ पर देखो काला पानी, यहाँ पर देखो लिपुलेख पास। ये 3 क्षेत्र हाल में बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है। तो इस बात को देखो कि लिम्फियादुरा सबसे वेस्ट में है, काला पानी मिड में है और लिपुलेख पास सबसे ईस्ट में है। तो वेस्ट टू ईस्ट लिख लेना शॉर्ट नोट। तो प्री के लिए आपको क्या करना था भाई, अब समझो, वापस आते एक बार ये समझ लेना। तो प्री के लिए आपको क्या करना है, यहीं पे नोट्स बनाना है, जो इंडेक्स था तब वापस यहाँ पे बता दे रहे हो भाई, ताकि आपके दिमाग में कंफ्यूजन ना रहे। नहीं तो कहोगे सर बताए नहीं, आप बोले थे। इतना करते रहो यार, थोड़ा सा है ना, मेरे दिमाग में लोड कम होगा तो ज़्यादा अच्छे से समझा पाऊंगा। ठीक है, यहाँ पर देखो, यहाँ पे नोट्स में क्या बनाना है, यहाँ पे नोट्स में बनाना है 1 2 3 समझौता है। देखो ऐसे ही नोट्स बनेगा, 1 2 3 समझौता, 1 2 का 4 4 2 का 1, माई नेम इज लखन। ठीक है, तो 1 2 3 समझौता, भारत यूएसए परमाणु समझौता, परमाणु। ठीक है, दूसरी बात यहाँ पे क्या लिखोगे भारत नेपाल में, पहले तो लिख लोगे लिम्पियादुरा। अरे यार दिमागवा खराब हो जाता है, पता नहीं क्या है। इसको देखता हूँ मैं, इस वीडियो के बाद इसको प्रॉब्लम को काम करेंगे, है ना। कुछ है, लिंक ओपन हो जा रही है बार बार इस पर क्लिक करते ही, जबकि लिख रहा हूँ मैं। तो भारत नेपाल में क्या, यहाँ पे लिख लोगे लिम्पियादुरा, काला पानी, लिपुलेख पास। ये ईस्ट वेस्ट लगा लेना। दूसरी बात ये लगा लेना कितने राज्यों से मिलती है, तो 5 राज्यों से। ठीक है, और उसके नाम यहाँ पर शॉर्ट में लिखना, कैसे, यूपी, बिहार, मैं आई हूँ यूपी बिहार लूटने, साथ में पश्चिम बंगाल भी लूट लूँगी, और कौन कौन सा लूट लूँगी, एठो सिक्किम, और एठो कौन सा रह गया, यूपी बिहार वेस्ट बंगाल सिक्किम, और जो भी उत्तराखंड, सॉरी यूके। ये 5 राज्य यहीं पे। तो देखो ऐसे ही नोट्स बनाना है। अब ये नोट्स बनाना हो गया, एकदम खत्म, काम ही खत्म। 1-2 इंपॉर्टेंट जो समझौता अभी प्री के लिए अगर लगेगा बताऊंगा तो यहीं पे नोट कर लेना। तो सिंपल सी बात है, जैसे अरुण परियोजना, यहीं पे आ जाएगी अरुण परियोजना, ठीक है, या पंचेश्वर बांध, ये दोनों यहीं पर ऐसे ही नोट करना है। ठीक है, तो मैं बार बार नहीं बताऊंगा, ये मैं मान के चल रहा हूँ, कॉमन से समझाया है। अब देखो मान लो एग्जाम देने जाओगे तो कितना इजी हो जाएगा। अच्छा भारत नेपाल ये हो गया खत्म, अरे गजब, तो काम है खत्म। रणनीति से अच्छा 1 2 3 समझौता, भारत यूएसए परमाणु समझौता, इसका इसे बोलते हैं। ओपेक में यहीं पे नोट कर लेना है। ओपेक प्लस का मतलब क्या होता है, कौन कौन से देश जुड़े हैं, मैक्सिको, रूस, ऐसे यहीं पे लिख लेना, मैक्सिको, रूस, इसको मिलकर कहते हैं ओपेक प्लस देश। ठीक है, 2-3 देश और होंगे, वहीं नोट कर लेना। मन करेगा ओपेक के बारे में भी यहीं पे 1-2 लिख लेना कि वियना में इनका मुख्यालय क्या क्या है, ये सब कर लेंगे। ठीक है, तो बेसिकली वहीं पे शॉर्ट नोट्स बनाते चलेंगे ताकि रिवीजन में इजी हो जाए। ठीक है, तो देखो 2 क्वेश्चन तो प्री के डायरेक्ट हो गए। ठीक है, डायरेक्ट 2 क्वेश्चन हो गए। अब बेसिकली भारत नेपाल संबंध क्यों न्यूज में है, क्योंकि आपको पता ही होगा अभी क्या हुआ है, नेपाल में सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, भंग कर दिया। सर्वोच्च न्यायालय ने नेपाली कांग्रेस के अध्यक्ष शेर बहादुर दोइबा को प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त कर दिया है। ठीक है, और संसद को पुनर्बहाल सर्वोच्च न्यायालय ने किया है। इस वजह से ये न्यूज में आ गया है। अच्छा, न्यूज में है तो इस बात से आपको पता चल रहा होगा कि नेपाल वर्तमान में अस्थिरता के दौर से गुजर रहा है। खास तौर पे तब भारत और नेपाल के संबंध और ज्यादा संकट में है जब नेपाल ने एक नया मैप जारी किया, ये वाला मैप है ना, ऐसे नेपाल था, अब ये वाला बोल रहे हैं कि इतना एरिया हमारा है। ठीक है, इतना एरिया हमारा है, और वो एरिया आप देखोगे चीन के साथ ट्राई जंक्शन पे है, बहुत इंपॉर्टेंट, ट्राई जंक्शन पे चीन के साथ है। यहाँ देखो भारत, ठीक है, इवन हम तो भारत का मानेंगे ना भाई, सॉरी, आई एम वेरी सॉरी, ये भारत है,
ठीक है। तो ये भारत है, इधर देखो लिपुलेख पास देखोगे ट्राई जंक्शन पर है, बेसिकली पूरी तरह से ट्राई जंक्शन पे नेपाल, चीन, इंडिया। तो ये ट्राई जंक्शन पे ऊंचाई वाला पठार है, चीन के साथ हमारा प्रॉब्लम क्रिएट ही हो रहा है। इस समय नेपाल वाला ऐसी दावे किए जाना भारत की सुरक्षा के लिए बहुत संकटग्रस्त है। तो नेपाल से रिलेटेड एक क्वेश्चन बनने का चांस है। जबकि आप अगर सिलेबस देखो तुरंत दिमाग लगाओ, थोड़ा सा इतनी मेहनत अब करना, थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा हम लोग को, ठीक है। आज वाला वीडियो बहुत लंबा जा रहा है ना, लेकिन ठीक है, मुझे लगता है अगले वीडियो में हम लोग थोड़ा सा स्पीड में बढ़ेंगे। सिलेबस देखो तो क्या लिखा है, भारत एवं इसके पड़ोसी संबंध। तो सीधी बात है, एक सीधा क्वेश्चन बन सकता है इस पे, नेपाल पे, तो एक सीधा क्वेश्चन आ सकता है। तो यहाँ पर आप देखोगे जो ये है, अच्छा कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है, खासतौर पे जब नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी आई तो उसने चाइना का सपोर्ट करना बहुत ज़्यादा शुरू कर दिया। अच्छा, जब हम पूरा पड़ोसी संबंध ही पढ़ेंगे यहाँ पे, भारत और इसके पड़ोसी देशों को देखें, तो हमारे साथ कॉमन एक प्रॉब्लम हर पड़ोसी देश में है कि चीन का प्रभाव सभी पड़ोसी देश, चाहे बांग्लादेश हो, श्रीलंका हो, चाहे कोई भी हो, स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स आपने पढ़ा ही होगा, इन सबके प्रॉब्लम के माध्यम से चीन का प्रभाव हर पड़ोसी देश के साथ है। तो मान लो भारत एवं पड़ोसी देशों के संबंध में कोई भी क्वेश्चन आता है, पूछता है कि भारत एवं उसके पड़ोसी देश वर्तमान में कौन से चुनौतियों को जूझ रहे हैं, मान लो ऐसा कोई क्वेश्चन एक बार मेंस में आता है, ठीक है, थोड़ा मेंस ओरिएंटेड होकर एक बार टॉपिक देख लेते हैं तो और समझ में आ जाएगा। तो आपको बेसिकली क्या करना है, इस पूरे टॉपिक को जो भारत एवं इसके पड़ोसी देश हैं, वो सिलेबस का पॉइंट है, उसको उठाइए, यहाँ पर लिखिए ऐसा भारत एवं पड़ोसी देश, यहाँ पर लिख लीजिए, ज़्यादा बेटर होगा, पड़ोसी देश। अच्छा, जब भी चुनौतियां, सहयोग, अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाता है तो आपको क्या लिखना है, सहयोग, ठीक है, चुनौतियां और समाधान, या ज़्यादा बेटर रहेगा इसको ऐसे कर लेते हैं, एक टेबल हम लोग बना लेते हैं, ठीक है, एक टेबल बना लेते हैं, सहयोग, यहाँ पे चुनौतियां, देख लो भाई, नोट्स ऐसे ही बनाओगे तो स्पीड में नोट्स बनेगा, और समाधान ये बना लेते हैं, ठीक है। अब क्या करना है आपको, यहां पर लिखना है हमेशा यहां पर किसी भी भारत और पड़ोसी देश का है तो हमेशा ये कर लेना है, हमेशा सब हेडिंग यूज करनी है, आर्थिक, कूटनीतिक, ठीक है, कूटनीतिक, और इसके अलावा क्या कर सकते हो आप, भू रणनीति, और जो बहुत इंपॉर्टेंट है भारत और पड़ोसी देश, खासतौर पे नदी जल विवाद, ठीक है, नदी जल लिख लेना, ये 4-5 पॉइंट हेडिंग में डाल लेना। एक सामाजिक भी लिख लो, ज़्यादा बेटर है, आर्थिक, सामाजिक, ठीक है, रणनीति की हो गया, सामाजिक हो गया। अब क्या करना है, जैसे फॉर एग्जांपल भारत और नेपाल का देखो तो आर्थिक सहयोग कौन से हो रहा है, तो यहाँ पर 1-2 लिख लेना, जैसे कोई रेलवे लाइन गई है, ठीक है, जैसे कोई प्रोजेक्ट भारत वहाँ पे कर रहा है, जैसे कोई इंडस्ट्री वहाँ पे भारत ने लगाया, तो ये लिख लो। जैसे फॉर एग्जांपल आर्थिक सहयोग की बात करें तो नेपाल का जो कुल व्यापार है उसका 65% भारत से होता है। भारत नेपाल का कुल व्यापार देखोगे तो मेनली ये जो यहाँ पर वेस्ट बंगाल का जो कोलकाता जो बंदरगाह है यहाँ से होता है, ठीक है, कोलकाता बंदरगाह से होता है, तो यहाँ पर आप सहयोग पे लिख लोगे। कूटनीतिक में क्या है कि नेपाल और भारत की शांति और मित्रता संधि 1950 है। भू रणनीति में क्या है, ये चाइना और भारत के बीच का देखो क्या है, बफर स्टेट है, ठीक है। नदी जल में क्या है, अरुण कोसी, पंचकोसी, ये सब परियोजना पे सहयोग हो रहा है। सामाजिक में क्या है, शिक्षा, स्वास्थ्य से रिलेटेड भारत क्या सहयोग कर रहा है। इसी तरह से चुनौतियां, आर्थिक चुनौती क्या है, यही अपने आप में चुनौती कि भाई अब कुल 65% व्यापार भारत के साथ कर रहे हैं। दूसरी बात, निर्भरता भारत पर ही है भाई, एकमात्र यही बंदरगाह है, कोलकाता बंदरगाह है, ठीक है। फिर और क्या चुनौती हो जाएगी, भारत ही निवेश कर रहा है, इसलिए क्या होता है, उनके जो मैन्युफैक्चरिंग है वो मैन्युफैक्चरिंग कॉम्पिटिटिव नहीं है। अभी हम लोग पढ़ेंगे, यहाँ पे मैं बता रहा हूँ नोट्स बनाने का तरीका, तो यही चुनौती लिख दोगे। समाधान क्या होगा, आर्थिक ही समाधान होना चाहिए कि भारत को और सपोर्ट करना चाहिए, नेपाल को, भारत को आगे बढ़ाना चाहिए। कूटनीतिक समाधान क्या करना चाहिए, भारत को बात करनी चाहिए नेपाल से, उसको ऐसा ना फील हो कि हम बिग ब्रदर का काम कर रहे हैं, ये ना हो, ठीक है। तो बेसिकली आप इस बात को समझोगे कि ये टेबल इस तरह से बना लोगे, नदी जल पे कहाँ पे चुनौतियां हैं, कहाँ पे समाधान हो सकता है, तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा ऐसा कंप्लीट टॉपिक पढ़ना। तो भारत एवं पड़ोसी देश क्योंकि एक पूरा टॉपिक है, आप देखो चाहे भारत हो, चाहे वो पाकिस्तान के साथ हो, चाहे इवन आप देखोगे भूटान हो, कोई भी देश उठा लो, बांग्लादेश हो, सब में आप इस तरह से लिख सकते हो, इस तरह से टेबल बनाओगे सब में। बस क्या होगा, एग्जाम्पल्स अलग अलग होंगे भाई, बांग्लादेश के साथ होगा तो एग्जाम्पल अलग हो जाएगा। जैसे बांग्लादेश के साथ तीस्ता नदी विवाद है तो वो लिख लोगे, ठीक है। चाइना के साथ कौन सा विवाद है, चाइना के साथ तो सारी नदियों का विवाद है, चाहे ब्रह्मपुत्र पे जियांगमो जेमो पता नहीं कौन सा डैम बना रहे हैं, चाहिए। तो ये समझना, नोट्स बनाने का तरीका आप लोगों को धीरे धीरे समझ में आएगा यहाँ सर। और अब आप लोग देखो
एक चीज़ मैं बता रहा हूँ, मेरी सफलता तभी है जब इस वीडियो को देखने के बाद आपको ये लगे यार सर इतनी मेहनत कर रहे हो और वाकई में शेयर करना तो बनता है, पहली बात। दूसरी बात, जब आपको ये लगे कि इस वीडियो से पहले मेरी नॉलेज या मेरे पढ़ने का तरीके में बड़ा ज़्यादा चेंज आया, वीडियो से पहले कुछ और था, इस वीडियो के बाद चेंज थोड़ा, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा तो चेंज आया भाई। पहले मैं ये चीज़ों को ध्यान से देता ही नहीं था। जैसे एक तो प्रचार आता है, पहले मैं ऐसी थी बाद में ऐसी हो गई, है ना, वो मोटे मोटे लोगों को दिखाता है जी जी, मैं खुद भी हूँ, है ना, तो ये समझिएगा। तो वो प्रचार अगर आपके दिमाग में चलना शुरू हो गया तो मेरी सफलता है, नहीं तो आप लोग बताइएगा। अच्छा, कमी में आलोचना करिए आप लोग कमेंट सेक्शन में, बिल्कुल मना नहीं करता, आलोचना करिए, लेकिन ये वाली आलोचना नहीं करिए कि फालतू बकवास। बेटर होगा आप बताइए कि सर ये चीज़ बहुत लंबी हो जा रही है, सर इस चीज़ को थोड़ा शॉर्ट कर दीजिए, एक कंस्ट्रक्टिव सजेशन दीजिए, वो मुझे बहुत अच्छा लगेगा और मैं इस बात के लिए हमेशा स्वीकार करता हूँ, बताता भी हूँ। लेकिन अगर आप लोग कमेंट में ऐसे लिखोगे बकवास है, फालतू है, टाइम वेस्ट है, तो मेरे हिसाब से वो कमेंट हम लोग तुरंत डिलीट भी करेंगे, वो फालतू ही है, उनके कमेंट ही फालतू। और वो दिखता है कई बार कि ऑब्वियस बात है उनका एप्टीट्यूड ही ये चीज़ नहीं है, यूपीएससी उनके लायक है नहीं, तभी उनको ऐसी चीज़ें बकवास फालतू लगती हैं। बताइए प्रॉपर, आपको बकवास लगी तो बताइए सर इसमें ये चीज़ें मुझे बहुत बकवास लगी, है ना। कई लोग क्या करते हैं, देखते हैं, अच्छा जैसे दूसरे चैनल वाले खास तौर पे ये भी पढ़ा रहा है, ये वाला ऐसे पढ़ा रहा है, तो बकवास, तो क्या करेंगे, केवल बकवास फालतू लिख के छोड़ देंगे। भाई थोड़ा बताओ ना क्या बकवास है, नॉलेज है तुम्हारे अंदर, ज़्यादा नॉलेज है तो एक बार कमेंट सेक्शन में बताओ कि हाँ ये सर बकवास है, या सर नहीं, चलो गधा करके ही वो कर लो, डिनोट कर लो, गधे ये चीज़ ऐसे क्यों पढ़ाई, ये बताओ, ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। तो उन जो मूर्ख प्राणी यहाँ पे बोलते हैं उनके लिए भी मैं एक आइडिया दे रहा हूँ कि इस तरह से आलोचना करो, एकदम एक्सेप्ट करेंगे, आपका कमेंट पिन करेंगे ताकि पूरी दुनिया के देखेगी हाँ आपने प्रॉपर रीज़न बताए यहाँ पे, ठीक है, तो आप भी फेमस हो जाओगे। दूसरी बात ये समझ में, तो नोट्स कैसे बनाना है ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। पूरे पड़ोसी देश, ऐसे हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, पूरे पड़ोसी देशों का ऐसे ही कर देना है, ऐसी तैसी। तो देखो पृष्ठभूमि डिस्कशन नहीं करूंगा, ये रीड करिए, आगे बढ़िए, ठीक है, ये रीड आप लोग करते रहिएगा। करंट की चीज़ें हम लोग सीधे सीधे डिस्कशन करेंगे। जो हाल में जो प्रमुख मुद्दे थे भारत और नेपाल के बीच में, तो 2 मुद्दे पे देखा गया कि बड़ा ज़्यादा प्रॉब्लम थी, खासतौर पे मधेशियों का जो मुद्दा था। जैसे आप देखोगे नेपाल ऐसे है, वहाँ पे जब नया संविधान बना तो यहाँ पर ये मधेशी है, ठीक है, ये मधेशी है, ठीक है, इस बात को समझिएगा, ये मधेशी है। तो भाई अब क्या हुआ, परिसीमन हुआ वहाँ पे, ठीक है, नया संविधान बना तो वहाँ पे परिसीमन हुआ। अच्छा, मधेसी ऐसे है, तो मधेसी कह रहे थे कि भैया इस तरह से बांटो, एक सेक्शन, जैसे यहाँ पे मधेसी मैक्सिमम इसी है, इसी क्षेत्र में मधेसी है। अच्छा, ये एरिया है लगभग 25%, लेकिन नेपाल की आबादी का, क्योंकि ये आप देखो मैदानी इलाका है, बाकी ऊपर पर्वतीय इलाका है, यहाँ पे पर्वत है, ठीक है, यहाँ पे पर्वत है। जो मधेसी है ये 25% क्षेत्र में रहते हैं, आबादी बहुत ज़्यादा है, लगभग 50% प्लस आबादी है, एक बार एग्जैक्ट मुझे फैक्ट नहीं पता, अच्छी खासी आबादी है। तो मधेसियों ने कहा भाई ऐसा एक काम करो, परिसीमन करना है तो ऐसे कर दो, इस तरह से बांटो, 1 2 3 4 5 ऐसे प्रांत बना लो, इसमें 1 2 3 4 ऐसे बांट लो, ठीक है। इन्होंने क्या किया, नेपाल वालों ने कहा नहीं, जो नेपाल के कॉन्स्टिट्यूशन जिन्होंने नहीं, उन्होंने क्या किया, ऐसे बांटा, 1 2 3 4 5। अच्छा, ओवरऑल देखो तो मधेसी बहुमत में है, ओवरऑल देखो तो, लेकिन जब ऐसे बांटोगे तो ये जो रीजन है इनकी जो यहाँ पे जो भी जातीय समूह रहता था, इसका बहुमत हो गया, मधेसी छोटे में रह गए, मधेसियों का बहुमत नहीं रह गया। इस तरह से, इस कारण से वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल बहुत ज़्यादा विवाद हुआ। समझ में आ गया होगा, थोड़ी पृष्ठभूमि बेसिक पढ़िएगा जाके। तो क्या हुआ, यहाँ पर जो आप देखोगे बहुत सारे बॉर्डर है, इंडिया से लेके बहुत सारे बॉर्डर है, आप देखोगे सोनौली बॉर्डर है, तो वहाँ पर क्या हुआ, ब्लॉकेड की घटना हुई, ठीक है, आर्थिक ब्लॉकेट की घटना हुई, बहुत ज़्यादा हड़ताल हुई। उस वजह से क्या हुआ, थोड़ा सा रिलेशन खराब हुआ। नेपाल ने कहा कि इंडिया जानबूझ के हमें परेशान कर रहा है, नेपाल द्वारा वो किया गया, ठीक है, एलिगेशन लगाया गया। देखो इंग्लिश में फिर से बोल दिया, जो याद आता है मुझे, अरे इंग्लिश मीडियम वाले भी देखते हैं वीडियो, है ना, तो तुरंत मेरे दिमाग में अंग्रेजी कूद जाती है। तो जो नेपाल ने तो क्या किया, तुरंत एलिगेशन लगाया कि भैया ऐसा ऐसा है और तुम लोग जानबूझ के हमें परेशान कर रहे हो, ठीक है। तो इस कारण से एक इशू हुआ, ठीक है, भारत नेपाल की सीमाबंदी 2015 वाला मैंने आपको इशू शॉर्ट में समझा दिया है, ठीक है। दूसरी बात यहाँ पर देखोगे, सीमा विवाद अभी खासतौर पे क्या किया है, काला पानी, लिपुलेख, लिम्पियादुरा क्षेत्रों को नेपाल ने अपने ऑफिशियल मानचित्र में शामिल किया, है ना, और एक नया मानचित्र प्रकाशित कर दिया। तो इस कारण क्या हुआ, झगड़ा थोड़ा सा और बढ़ा, मतलब थोड़ा सा और टेंशन क्रिएट हुआ। तो ये 2 प्रमुख टेंशन के मुद्दे करंट में आए हैं, ठीक है। इसके अलावा आप देखोगे, ठीक है, इसके अलावा आप देखोगे कि जो भी इश्यूज है वो कॉमन इश्यूज है, वो बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं है। अच्छा, अब इसमें बता रहा है कि भारत नेपाल में स्थिरता भारत के हित में क्यों है। अच्छा, ये चीज़ ध्यान दो, नेपाल में स्थिरता भारत में हित में क्यों है, तो यहाँ पर इसको नेपाल काट के लिख दो पड़ोसी देशों में,
तो आपका पूरा एज अ टॉपिक तैयार हो जाएगा। नेपाल पढ़ोगे अलग से, बांग्लादेश पढ़ोगे, ये सब फालतू की बात है। पड़ोसी देशों में स्थिरता भारत के हित में क्यों है, तो जितने अंदर पॉइंट है सब में लिखो। जैसे नेपाल की सामरिक स्थिति, भाई नेपाल में स्थिरता क्यों है, भारत के हित में स्थिरता, कि नेपाल की सामरिक स्थिति बहुत महत्वपूर्ण है। तो मान लो यहाँ पे लिख लो पाकिस्तान की सामरिक स्थिति, तो बताओ भाई पाकिस्तान की सामरिक स्थिति बहुत महत्वपूर्ण है। उदाहरण के तौर पर जो यहाँ पे बंदरगाह देखोगे आप, ग्वादर, कराची, ये सब जो पोर्ट है वो मुंबई जैसे सामरिक पोर्ट्स के बहुत बगल में है। इस वजह, बस सोचना है, एक्स्ट्रा थोड़ा सा सोचना है, थोड़ा सा सोचोगे तो आपका इस टॉपिक के आधार पे बहुत सारे टॉपिक्स क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो इस बात को बस सोचना है, अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाने। तो पाकिस्तान की सामरिक स्थिति है, बांग्लादेश की बड़ी सामरिक स्थिति है, चटगांव बंदरगाह है, ठीक है ना, म्यांमार और इसके बीच में आता है, नॉर्थ ईस्ट से कनेक्टिविटी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है बांग्लादेश। ठीक है, तो उसी तरह से यहाँ पे नेपाल के बारे में बताया कि भैया नेपाल क्या है, निकटस्थ पड़ोसी है और बफर राज्य है। मैंने पहले बताया था बफर राज्य है चीन और भारत के बीच में। तो ये सामरिक स्थिति बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए स्थिरता होगी तो अच्छी बात है। स्थिरता नहीं रहेगी तो क्या करेगा, चाइना कहेगा तुम अस्थिर अस्थिर लो हमारे, वो भेजेगा। एटो भेजा था ना कोनो अपनी महिला राजदूत को, तो बड़ा विवाद हुआ था कि ओली के साथ इनका चक्कर है तो इनके साथ चक्कर है। हालांकि ये सब कमेंटबाजी मुझे नहीं करनी चाहिए, है ना, लेकिन मुझे नहीं लगता यार कौन देखता ही होगा, नेपाल को कोई थोड़ा ना देखता होगा, चलने तो कमेंट, है ना। तो ऐसे ऐसे कुछ विवाद हो रहा था, भारतीय मीडिया में बड़ा वो विवाद आया था। तो ये देखोगे आप तो क्या होता है, वो हस्तक्षेप बढ़ने लगता है। अगर स्थिरता नहीं रहेगी तो क्या होगा, हस्तक्षेप पड़ोसी देशों का बढ़ने लगेगा। इस वजह से इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात, आंतरिक सुरक्षा के लिए तो नेपाल की जगह कोई भी पड़ोसी रख लो। फॉर एग्जांपल नेपाल है, तो नेपाल में आप देखोगे ओपन बॉर्डर है, बहुत ज़्यादा ओपन बॉर्डर है। तो आपने देखा होगा जो बोध गया ब्लास्ट हुआ था या बहुत सारे ऐसे ब्लास्ट हुए थे, तो पाकिस्तान से नेपाल फ्लाइट से गए, फिर इंडिया में आराम से एंट्री ले लिए सोनौली बॉर्डर के थ्रू। तो ये बहुत आसान रूट है। ड्रग तस्करी, तो आंतरिक सुरक्षा के जितने मुद्दे हैं, चाहे वो मानव तस्करी हो, ड्रग तस्करी हो, उससे रिलेट करिए, उन सब के लिए जो हमारी छिद्रिल सीमा है नेपाल के साथ, इस कारण से बहुत महत्वपूर्ण है। चाहे वो म्यांमार यहाँ पे लिख लो, पाकिस्तान लिख लो, सबके साथ आंतरिक सुरक्षा का एक प्रमुख मुद्दा होता है क्या, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कंप्लीट टॉपिक के तौर पे इसको तैयार कर लेते हैं। फिर है परियोजनाओं की सुरक्षा। फॉर एग्जांपल अफगानिस्तान ही ले लो, पड़ोसी देशों में, तो अफगानिस्तान में भी हमारी परियोजनाएं हैं। ठीक है, अफगानिस्तान में भी परियोजनाएं हैं ना, काबुल डैम जब बना, तो उसी तरह से नेपाल में जैसे पंचेश्वर बहुउद्देशीय परियोजना, महाकाली नदी पर मोटरयान योग्य पुलों का निर्माण, ये सब बहुत ज़्यादा प्रभावित होता है ना। अगर नेपाल में अस्थिरता रहेगी, पता चला अस्थिरता है, ही ब्लास्ट कर दिए, सब टूट गया, मध्य में टूट गया, भारत में बाढ़ आ गई, तो ये क्या होगा, इन परियोजनाओं की सुरक्षा के लिए बहुत जरूरी है कि नेपाल स्थिर बना रहे। मैं बार बार कनेक्ट करके बता रहा हूँ, नेपाल स्थिर बना रहे बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, मान लो ऐसा होल ज़्यादा चांस है कि नेपाल पे क्वेश्चन आके सीधे पड़ोसी देश, क्योंकि लिखा भी है भारत एवं उसके पड़ोसी देश या पड़ोसी देश का संबंध, तो ओवरऑल अगर क्वेश्चन बन जाता है तो एक एग्जाम्पल ज़्यादा बेटर अप्रोच है। मैंने पहले इस बात को बताया था, मैप बनाइए इंडिया का, ठीक है, और यहीं पर शॉर्ट में बहुत सारी चीज़ें बता दीजिए। जैसे यहीं पर बता दीजिए कि यहाँ से मुंबई हमला, यहीं पर शॉर्ट में बता दीजिए कि क्या है, अप्रवास, बांग्लादेश से बहुत ज़्यादा अप्रवास, ड्रग तस्करी, है ना, ह्यूमन तस्करी, आतंकवाद, तो ऐसे यहीं पर बता दीजिए चुनौतियाँ, मैप्स में चुनौतियाँ बता दीजिए। तो एक एग्जाम्पल का काम करेगा ये मैप, पूरा एक एग्जाम्पल का काम करेगा, तो ज़्यादा चांस है। हालांकि नेपाल से पूछेगा तो नेपाल का अलग अलग बता दो प्रॉपर, है ना। तो नेपाल की सामरिक स्थिति हो गई, आंतरिक सुरक्षा, भारत से सहायता प्रकार, ये परियोजना सुरक्षा हो गया, बाढ़ जल प्रबंधन, जल विद्युत का विकास। आपको पता है बहुत सारी नदियाँ आती है, अभी देखो गोरखपुर में बाढ़ आते आते बची थी, कारण क्या था, नेपाल पानी छोड़ रहा था, बार बार पानी छोड़ रहा था, तो हम लोग बह रहे थे। तो ये समझिएगा बहुत बड़ा मुद्दा है कि जल जो शक्ति है नेपाल की, क्योंकि पहाड़ी राज्य है तो बहुत ज़्यादा वहाँ पे बारिश वारिश होती है, तो वो होता है। ठीक है, एक सेकेंड, ठीक है। फिर पीपल टू पीपल कनेक्टिविटी, जिसको हम लोग बोलते हैं ट्रैक टू डिप्लोमेसी। ट्रैक टू डिप्लोमेसी, इसके लिए भी नेपाल बहुत जरूरी है, क्योंकि यहाँ पे हमारे साथ रोटी बेटी का संबंध है। मैंने वही कहा, मधेसी नेपाल के इस पार से उस पार रोटी बेटी का संबंध रखते हैं। इवन आपने देखा होगा अगर न्यूज़ में ना, तो ये जब अभी कोरोना के कारण लॉकडाउन हुआ था, तो क्या हो रहा था, नदियाँ में, नदी का जब पानी कम हुआ था, बढ़िया ही नहीं थी नदियाँ, तो क्या कर रहे सब बिहार से, ये जो इलाका, जो बिहार वाला इलाका और जो इधर के मधेसी हैं, तो नदियाँ में से दूल्हा दुल्हन जा रहे थे। यहाँ पे देखो मोटरसाइकिल से जा रहे थे चोरी चोरी, है ना। तो इस तरह से चोरी चोरी चुपके चुपके ये लोग जाते थे यहाँ पे। तो इस बात को समझिएगा, तो वो लोगों से लोगों का संपर्क, जिसको हम लोग ट्रैक टू डिप्लोमेसी भी बोलते हैं, वो है। अच्छा देखो, एक चीज़ है, मैथ तो कॉलम प्री में आराम से ऐसे पूछ सकता है, ट्रैक 1 डिप्लोमेसी, ट्रैक 2 डिप्लोमेसी, ट्रैक 1.5 डिप्लोमेसी। यहाँ पर दे देगा
सरकार, यहाँ पर मैच दो कॉलम दे देगा, सरकार से सरकार, सरकार से जनता और जनता से जनता, मैच कराओ। तो ट्रैक 1 का मतलब होता है सरकार से सरकार जो डिप्लोमेसी चलती है, जैसे भारत सरकार और पाकिस्तान सरकार ने कोई समझौते पर हस्ताक्षर किया कि पीओके जो है वो भारत को पूरे सम्मान के साथ वापस किया जाएगा, ठीक है, तो उसको हम लोग बोलेंगे ट्रैक 1 डिप्लोमेसी। ट्रैक 1.5 डिप्लोमेसी का मतलब होता है कि भारत सरकार और पाकिस्तान की कुछ जनता है या पाकिस्तान के जो नौकरशाह हैं, जो रिटायर्ड नौकरशाह हैं, जो पुराने नौकरशाह हैं, वो लोग इस बात को लेकर सहमति बनाए कि हाँ भाई पाकिस्तान को देना ही चाहिए पीओके उनका है ये नहीं है। ट्रैक 2 डिप्लोमेसी का मतलब होता है जनता से जनता संबंध, जनता से जनता मतलब या नौकरशाह, जो पुराने नौकरशाह हैं, जो पुराने रिटायर्ड लोग हैं, उनके बीच के आपस के जो डिप्लोमेसी जो करते रहते हैं, जैसे आपने सुना होगा नीमराणा डायलॉग आपने सुना होगा, पढ़िएगा इसके बारे में, नीमराणा डायलॉग के बारे में है ना। आपने सुना होगा अभी जो ऑब्जर्वेशन रिसर्च फाउंडेशन के साथ हमारा चलता है जो रायसीना डायलॉग, ठीक है, तो ट्रैक 1.5 का बढ़िया एग्जांपल है। तो आप सुनोगे ट्रैक 2 में मतलब होता है जनता से जनता। जनता से जनता का मतलब जो पुराने प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है, जो पुराने रिटायर्ड नौकरशाह है, ये लोग आपस में मिलकर डिसाइड किए कि यार जम्मू कश्मीर में वाकई में विकास कम हो रहा है थोड़ा सा, ये पीओके भारत को मिलना ही चाहिए, इसको डिप्लोमेसी बोलते हैं। और ये मैच दो कॉलम यूपीएससी यूपीपीएस दोनों में आ जाए तो खुशी मनाइएगा, ठीक है। तो मैं देखो जैसे जैसे क्वेश्चन बनते रहेंगे हम लोग करते रहेंगे। और मधेशियों के सशक्तिकरण के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वहाँ पे लोकतांत्रिक व्यवस्था और इस क्या कहते हैं स्थिरता रहे तो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या चुनौतियाँ हैं, तो मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि चीन का इंपैक्ट बहुत ज़्यादा चुनौती है। उदाहरण के लिए यहाँ पे उदाहरण दिया, तो सीधे देखो ऐसे ही करना है आप लोग को। क्या करना है, चीन का प्रभाव, अच्छा यहाँ पर देखो बहुत सारा लिखा हुआ है, जैसे भारत के प्रति विश्वास में कमी, तो चीन के प्रति विश्वास में वृद्धि, है ना, यहां पर आप देखना। तो ये सब बेसिकली चीन का प्रभाव हर पड़ोसी देश के साथ एक प्रॉब्लम है। तो एज अ टॉपिक आप तैयार करोगे तो एग्जांपल बस लिखना, चीन का प्रभाव। उदाहरण के तौर पे नेपाल में मैंडरीन शिक्षकों के वेतनों का भुगतान चीन दे रहा है, इसलिए निजी विद्यालयों में मैंडरीन अनिवार्य है। तो यही लिख लो सीधे सीधे, क्या लिखोगे, चीन का प्रभाव। उदाहरण के तौर पर निजी विद्यालयों ने कई सारे मैंडरीन सीखना अनिवार्य कर दिया है। चीन ने वहाँ की राजनीति को बहुत ज़्यादा प्रभावित किया है। कम्युनिस्ट गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा सहयोग कर रहे हैं, है ना। भारत को छोड़ के नेपाल चाइना की ओर भी देख रहा है। व्यापार में असंतोष, मैंने ऑलरेडी बताया 65% हिस्सा नेपाल के कुल व्यापार का भारत के साथ होता है, इसीलिए व्यापार घाटा उनका ज़्यादा होता है। तो इस वजह से लोग परेशान है कि बहुत ज़्यादा व्यापार घाटा है, भाई क्या करें। फिर भौगोलिक बाधाओं के कारण नेपाल को यह बात पता है, जो उनका देखो फायदा था, मैंने इसीलिए आपको शुरू में ही हेडिंग डलवा दी थी, आर्थिक सामाजिक कूटनीतिक जियो स्ट्रेटेजी लेना। इनका फायदा क्या था, नेपाल का यही फायदा था ना कि ये बफर स्टेट है, भारत से घिरा हुआ है, रणनीतिक अवस्थिति है। लेकिन नेपाल के लिए इसका एक नुकसान भी है कि पूरा भारत पे डिपेंडेंट होना पड़ता है वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ जुड़ाव के लिए। तो ये देखोगे वही लिखा हुआ है यहाँ पर कि तुलनात्मक लाभ नहीं हुआ है, ठीक है, इस बात को देखिएगा, उनको लाभ नहीं हुआ है, यही यहाँ पर इसी बात को समझाया हुआ है, ठीक है। फिर बताया भारत के प्रति विश्वास में कमी, तो पड़ोसी देश प्रथम की नीति को नेपाल ऐसा मानता है कि ये बड़ा भाई बनने का प्रयास है, ठीक है, तो इस बात को आप लोग देखिएगा। और उदाहरण के तौर पे 2015 में जब सीमा बंदी हुआ था तो नेपाल सरकार ने क्या किया था, चीन के साथ बोला था, चीन का कुछ बंदरगाह बीजिंग ने क्या किया था, जो उनके बंदरगाह कुछ मुझे याद नहीं है, कुछ बंदरगाहों से बोला कि ठीक है आप फ्री में अपना ट्रेड यहाँ से करो, तो चाइना ने अनुमति दे दी थी, इवन पेट्रोल सब पहुँचाया था। तो ये चीज़ है। फिर शांति और मैत्री संधि जो 1950 की संधि हुई थी, तो नेपाल अब चाहता है कि भारत इस पर थोड़ा सा बातचीत करे, हमको संप्रभु माने। उस समय क्या था कि भारत पे डिपेंडेंट होके उनकी जो समझौता था वो ये था 1950 का कि जो भी विदेशी मामलों के निर्णय होंगे नेपाल भारत से पूछ के लेगा। लेकिन अब सीधी बात है यार, अब लोकतांत्रिक गवर्नमेंट है तो वो चाहेंगे कि उनको संप्रभु बहुत ज़्यादा दर्जा मिले और वास्तविक जो समकालीन वास्तविकता है उसके आधार पर उनके साथ भारत बराबरी का व्यवहार करे, न कि बड़े भाई के हिसाब से व्यवहार करे। फिर नदी संबंधी कुछ मामला है, और नदी संबंधी मामला है जैसे कोसी और गंडक जो नदियां हैं, ठीक है, उनके जो मुद्दे हैं उनसे निपटने के लिए भारत का दृष्टिकोण ये नेपाल मान रहा है सहयोगजनक नहीं है। और इसी कारण क्या हुआ था, कोसी तटबंध टूट गया था 2008 में। देखो इसको थोड़ा सा मैं बताता हूँ नदी का इशू। हालांकि एक देखो नदी का एक पूरा अलग से क्वेश्चन बन सकता है कि भारत एवं उसके पड़ोसी देशों में नदी जल से संबंधित मुद्दों को बताएं, ठीक है, मुद्दों को एवं उनके समाधानों को बताएं। तो नेपाल बेसिकली क्या करता है, आप देखोगे नेपाल पर्वतीय राज्य है, यहाँ पर है मैदानी भाग, और भारत का ये क्षेत्र पूरा तराई रीजन। भारत का ये कहना है कि आप पर्वतीय क्षेत्रों में डैम बनाओ, हम पूरा सहयोग देंगे, क्योंकि वहाँ पे डैम बनाना थोड़ा इजी होगा हम लोग के लिए, है ना। और भारत में अगर क्या कहते हैं हम लोग पूरा सहयोग देंगे और जल समझौते करते हैं। नेपाल कहता है नहीं,
आप डैमवा भारत में बनवाओ, इधर तराई रीजन में डैम बनवाओ, ठीक है। हम लोग जल संबंधित समझौते कर लेंगे, विद्युत हमको बेच लेना, हम तुमको बेच लेंगे, समझौता जल संबंधित करेंगे, डैमवा आप अपने यहाँ बनवाइए, ठीक है। नेपाल ऐसा कहता है, तो भारत वही बात कहता है कि भाई हमारे यहाँ बवाल हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा बेसिकली। तो इस कारण से लेके कुछ जो दृष्टिकोण है भारत और नेपाल का नदी जल से रिलेटेड बहुत अलग है। एक अलग से ये क्वेश्चन बन सकता है, मैंने मेंस का क्वेश्चन ऑलरेडी आपको लिखवा दिया, नोट कर लो। भारत एवं उसके पड़ोसी देशों के मध्य नदी जल संबंधित प्रमुख विवादों को हाईलाइट करते हुए इसके समाधान के सुझाव दें, प्रस्तुत करें, ठीक है, ठीक है। तो इंग्लिश में क्या होगा, हाईलाइट द इश्यूज बिटवीन रिवर डिस्प्यूट, नहीं, हाईलाइट द इंपॉर्टेंट रिवर डिस्प्यूट बिटवीन इंडिया एंड इट्स नेबरहुड कंट्री, है ना, एंड सजेस्ट सम सॉल्यूशन टू इट। यार गूगल ट्रांसलेट कर लेना यार, मेरा दिमाग नहीं चलता इंग्लिश में उतना ज़्यादा, ठीक है। तो मतलब सिंपल सी बात है भाई, इंग्लिश वाले मतलब थोड़ा समझ ले यार, थोड़ी सी इंग्लिश वालों को सपोर्ट करना है ना, तो सब देख लेना। तो ये है आपको इसके आधार पर पूरा, तो चाइना, अब इसमें क्या करो, मैप बनाओ, है ना, इंडिया का मैप बनाओ और सब बताओ। हालांकि जब सृजन में ये क्वेश्चन हम लोग करवाएंगे तो सृजन में हम लोग कंप्लीट करवा देंगे, जो सृजन आंसर राइटिंग वाला जो बैच है उसमें ये क्वेश्चन आ जाएगा, तो वहाँ पे आप लोगों का कंप्लीट प्रिपरेशन हो जाएगी। मतलब नदी से रिलेटेड जो जो इंपॉर्टेंट बात है सब वहाँ पे कंप्लीट करा दिए जाएंगे। लेकिन जो लोग सृजन नहीं ज्वाइन करो, अपने मन से लिख लो, क्या जा रहा है भाई, पढ़ लो थोड़ा सा गूगल सर्च करके। लोगों की अप्रतिबंधित सीमा पर आवाजाही, इससे भी नेपाल को परेशानी। नेपाल कह रहा है भाई पहले तो यहाँ के लोग जाते थे, यहाँ पे काम करते थे इंडिया में, अब क्या हुआ, कोविड लॉकडाउन हुआ, सब लोग यहाँ आ गए, तो हमारे रोजगार की प्रॉब्लम हो गई, कैसे रोजगार दें इन लोग को, तो ये थोड़ा सा प्रॉब्लम हुई है। अब बता रहे आगे की राह, तो आगे की राह यही है भाई, देखो सबसे पहली बात आगे की राह यही है कि जो भारत नेपाल संयुक्त आयोग है, जो सीमा वाली, उसको थोड़ा सा बैठक कराओ, जो सीमा संबंधित ज्वाइंट कमीशन है उसको बैठक कराओ। जो इंपॉर्टेंट मुद्दे हैं, विद्युत, तेल, गैस, जल संसाधन, इन सब पे भी बातचीत करो। पहला तो यही है, ठीक है, पहला तो यही है। दूसरी बात, कोविड-19 से निपटने के लिए सहायता करो नेपाल की, बहुत जरूरी, तीव्र गति से सहायता करो, है ना। तीसरी बात, नेपाल और भारत समान दर्जे पे बातचीत करें, ये क्लियर आप लोग लिखिएगा कि भाई वो भी संप्रभु देश है, उसकी संप्रभुता समान हो, बड़े भाई की तरह बिहेवियर, अगर नेपाल को ऐसा लग रहा है तो इन चीजों पे ध्यान दिया जाए कि बराबरी का व्यवहार हो, है ना। जैसे उनके पीएम से मिलने हमारे पीएम जाए, ऐसा ना हो कि उनके पीएम से उनका पीएम आ रहा है तो कोई चपरासी उठ के चला जाए कि चलो चलो वेलकम करने, नहीं भाई, पीएम वर्सेस पीएम होना चाहिए, ना कि नेपाल का पीएम और इंडिया का पीएम होना चाहिए, ठीक है। तो ये बात थोड़ा सा लिखिएगा आप लोग कि द्विपक्षीय मुद्दों को द्विपक्षीय तंत्रों के माध्यम से सुलझाना चाहिए, पीपल टू पीपल कनेक्टिविटी बढ़ानी चाहिए और संपर्क बढ़ाना चाहिए, हवाई, जल, सड़क, जलमार्ग, सब ये हर पड़ोसी देशों के साथ संबंधों पे यही लिखना है, सबके साथ यही लिखना है, एग्जाम्पल स्पेसिफिक सबके अलग अलग हो जाएंगे, बस केवल यही लिखना है आपको, ठीक है। तो ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इसको आप लोग चाहिए तो एज अ कंप्लीट टॉपिक, देखो हो सकता है इसके नोट्स आपके 1 से 1.5 पेज में बने अपने आप टॉपिक के, लेकिन ये कंप्लीट एक टॉपिक ही कंप्लीट हो गया आपका। इसी में आप थोड़ा सा चेंज करोगे, 1-2 एग्जाम्पल ये सब डाल देना, BBIN, NAM, है ना, ये सब डाल देना, जो जो एग्जाम्पल्स यहाँ पे दिया हुआ है। अच्छा, अगला हम लोग जो आज का लास्ट टॉपिक है, थोड़ा सा इसको जल्दी करते हैं, है ना। ये मेनली है प्री के लिए, बहुत महत्वपूर्ण है। अच्छा, मेंस के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण इससे क्वेश्चन बन रहा है, लेकिन मैं सोच रहा हूँ उसको डायरेक्ट सृजन में कराएं, लेकिन नोट कर लीजिए, चलिए आप लोग नोट कर लीजिए। क्वेश्चन ये है कि भारत की ऊर्जा सुरक्षा, ठीक है, या रुको 1 सेकंड, मुझे थोड़ा सा क्वेश्चन सही कर लेने दीजिए, तब तक ये टॉपिक कर लेते हैं हम लोग बिना रुके। तो ओपेक प्लस द्वारा संपन्न नवीन तेल समझौता, बेसिकली ये टॉपिक यही है कि अभी क्या हुआ था, देखो जैसे कोरोना लॉकडाउन आया था, यहाँ पे इधर से समझाता हूँ, इसी मैप से समझाता हूँ। तो कोरोना लॉकडाउन आया था, तो आप देखोगे अचानक से तेल की मांग घट गई थी, बहुत तीव्र गति से घट गई थी, तेल की डिमांड घट गई थी, तो क्या हुआ, उनके प्राइस देखोगे आप निगेटिव में भी चले गए थे, तेल के प्राइस, क्रूड ऑयल के प्राइस निगेटिव में भी चले गए थे। तो भाई सीधी बात है, सप्लाई बहुत ज़्यादा थी कंपनियों की और डिमांड बहुत कम हो गई, है ना, डिमांड बहुत कम हो गई तो प्राइस घट गई। अब भाई इससे जो तेल देश है, जो पैसा वाले देश हैं, जिनका तेल ही पैसा आता है, पेट्रो डॉलर जो कंट्रीज बोलते हैं, बेसिकली ओपेक कंट्रीज होती हैं, तो ओपेक कंट्री अब क्या करें भाई, उनके तो बर्बादी हो जाएगी। तो उन्होंने क्या किया, कहा ऐसा है सप्लाई कम कर देते हैं, सप्लाई कम कर देंगे, डिमांड कम भी होगी तो सप्लाई कम कर देंगे, तो डिमांड के लेवल पे आ जाएगी सप्लाई, तो प्राइस अपने आप बढ़ना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो अवेलेबिलिटी ही कम कर देते तो प्राइस बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो उन्होंने क्या किया, उस समय एक समझौता किया कि तेल का जो प्रोडक्शन है वो घटा देंगे। अच्छा, फिर कोविड लॉकडाउन सही हुआ और यहाँ पे दे रहा है टीकाकरण उपकरण सही हुआ, मतलब डिमांड बढ़नी शुरू हो गई बहुत ज़्यादा। लेकिन इस ससुरे का किए पैसा कमाने के चक्कर में, है ना, क्या किए, प्रोडक्शन में नहीं बढ़ाए, बोले नहीं बढ़ाएंगे प्रोडक्शन। इस वजह से बहुत ज़्यादा विवाद हो रहा था, जो कंट्रीज थी बहुत झगड़ा कर रही थी, भैया क्या करें कैसे नहीं करें, है ना। तो ये बात समझिए। अब क्या है यहाँ पर जो
अब इस बात को समझिएगा कि इस कारण से इसी मुद्दे के समाधान के लिए क्या हुआ, एक समझौता हुआ है ओपेक प्लस देशों के बीच में, एक समझौता है। अच्छा, ओपेक के बारे में आपको पता ही होगा, ठीक है, ओपेक के बारे में आपको पता ही, यहाँ पे पहले ओपेक के बारे में देख लीजिए। अच्छा है ना, ओपेक क्या है, 1960 में बगदाद सम्मेलन, ठीक है, ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरब, वेनेजुएला, ये लिख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। इसके संस्थापक सदस्य सीधे दे सकता है कि इनमें से कौन सा देश ओपेक का संस्थापक सदस्य नहीं था, ईरान, इराक, कुवैत, और दे देगा धीरे से रशिया, ऐसे दे देगा, या दे देगा नाइजीरिया। तो ध्यान रखना, नहीं भाई ये 5 देश संस्थापक थे, बाकी जो भी आएगा नहीं मानेंगे, ठीक है। तो ये अपने आप में प्री में यूपीएससी यूपीपीसीएस दोनों के लिए बहुत महत्वपूर्ण जाएगा, ठीक है। सचिवालय कहाँ पे, वियना में है, तो यूपीपीसीएस के लिए तो बहुत महत्वपूर्ण है। और कितने सदस्य, 13 सदस्य। तो जो शॉर्ट नोट्स आप बनाओगे ना यहाँ पे इंडेक्स वाले में, इंडेक्स में, तो यहीं पे लिख लेना ओपेक, पहले ओपेक लिख लेना ऐसे, फिर लिखना वियना हेडक्वार्टर, HQ वियना, संस्थापक सदस्य यहीं पे ऐसे लिख लेना, संस्थापक सदस्य क्या है, ईरान, इराक IQ, ठीक है, सऊदी अरेबिया, वेनेजुएला और कुवैत, तो कुवैत और वेनेजुएला ये लिख लेना ऐसे, ठीक है। तो ये 5 देश संस्थापक सदस्य हो गए, ठीक है, सचिवालय का। और वर्तमान में 13 सदस्य हैं, 13 सदस्य हैं, ये लिख लेना, क्लियर भी है ना, 1960 ये। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट है प्री के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़ें। अच्छा, ओपेक प्लस यहीं पे लिख लेना, ओपेक प्लस क्या है, तो ओपेक प्लस क्या है, ये देश जुड़ जाते हैं, मैक्सिको, रूस, ओमान, उज्बेकिस्तान, ये देश मिल जाते हैं तो ओपेक प्लस बन जाता है। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण है प्री के लिए, ओपेक प्लस देश कौन कौन से हैं, तो ये है। अच्छा, अब ये है क्या, देखो क्लियर बात है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑयल प्रोड्यूशन एंड एक्सपोर्ट, जो कंट्रीज हैं, ऑयल प्रोड्यूसिंग एंड एक्सपोर्ट कंपनी, मतलब पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन है ये, इसी को बोलते हैं हम लोग ओपेक। अब इसमें क्या किया, जिन मतलब बेसिकली वो देश थे जिनके पास बहुत ज़्यादा तेल का भंडार था, ठीक है। यहाँ पे बताया भी है कि वैश्विक कच्चे तेल के उत्पादन के 40%, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के 60%। ओपेक क्या है, बहुत महत्वपूर्ण एक समूह है, ठीक है, बात इसको समझाया हुआ है। अच्छा, ओपेक प्लस को वियना समूह भी बोलते हैं, मतलब ओपेक में ये 4 देश जुड़ गए, मैक्सिको, MROU, ठीक है, कुछ बना लेना यार, रोमू बन रहा है क्या, रोमू है ना, ऐसे याद कर लो कि रोमू कंट्री, रूस है ना, ओमान, मैक्सिको, उज्बेकिस्तान, ये 4 रोमू कंट्री जुड़ गई तो बन गया ओपेक प्लस, ठीक है, ओपेक प्लस। तो ये आपका प्री के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। अच्छा, नया उत्पादन समझौता ऑलरेडी बता दिया है, नया उत्पादन समझौता ये याद नहीं रखना है कि 2 वर्षों के लिए इतना बैरल कटौती करेंगे, ये करेंगे, कोविड स्तर तक वैश्विक आर्थिक रिकवरी, ये सब कुछ नहीं करेंगे, ठीक है, कुछ नहीं करेंगे। बस इतना दिमाग में रखिए कि नया समझौता यही हुआ है कि ठीक है अब हम कटौती कम करेंगे और सप्लाई बढ़ाएंगे, यही नया समझौता है, बस इतना ध्यान में रखना। लेकिन चूंकि ओपेक न्यूज़ में है तो यह बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर जो 1-2 चीज़ें और इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान में रखिएगा, प्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत विश्व में 3रा सबसे बड़ा तेल आयातक और उपभोक्ता देश है, और आईए का एनर्जी आउटलुक कहता है कि भारत 2040 तक प्रथम स्थान पे आ सकता है। तो इसमें क्या महत्वपूर्ण है कि एनर्जी आउटलुक रिपोर्ट, जो एनर्जी आउटलुक रिपोर्ट है वो कौन जारी करता है, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी जारी करता है। तो ये प्री के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, एनर्जी आउटलुक रिपोर्ट, ठीक है। अब वही सब बताया है कि क्या होता है कि तेल की कीमत में उतार चढ़ाव भारत को बहुत सारे प्रभावित करता है, आयात बिल बढ़ा देता है, आर्थिक स्थिरता को बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है, सीधी बात है प्रोडक्शन कम हो जाएगा, क्योंकि तेल आप देखो परिवहन से लेके इवन कई जगह प्रोडक्शन में भी ऑयल का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, ऑयल, कच्चा माल, रॉ मटेरियल बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। तो सीधी बात है अगर तेल के दाम बढ़ेंगे तो इन सब पे इम्पैक्ट पड़ेगा, परिवहन की कॉस्ट बढ़ेगी तो हमारी चीज़ों की कॉस्ट बढ़ जाएगी, ठीक है। तो ये तो आपको पता ही होगा, भारत की भू रणनीतिक स्थिति समझौता होगा, सीधी बात है भाई तेल नहीं देंगे तो हम करेंगे क्या, तो प्रोडक्शन रुक जाएगा, बहुत सारा विवाद हो जाएगा, कहाँ से मंगाए क्या करे, बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है, ये बात को समझिएगा। तो यहाँ पर ये चीज़ है इस टॉपिक का। तो प्री के लिए मैंने बता दिया, मेंस के लिए आपको क्या करना है, ये रीड करना है, ठीक है। ये आपका होमवर्क बहुत लेट हो रहा था तो इसलिए थोड़ा सा हम लोग इसको कंप्लीट करते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं है काम, कम चीज़ मैंने बता दी। इसको प्री के लिए मैंने डिटेल में पढ़ा भी दिया। मेंस के लिए आपको क्या करना है, देखो प्री मेंस अगर हम लोग वही साथ साथ लेके चलेंगे तो यार पूरा वही हो जाएगा, है ना। तो 2-3 दिन में 2-3 वीडियोस में अंदाजा लग जाएगा कि कितना आप लोग को पढ़ाना है, कितनी चीज़ें आप लोग को बतानी है। रीडिंग आप लोग को साथ साथ में करना ही है, ठीक है, रीडिंग साथ साथ में करना है। और देखो भाई लाइक शेयर सब्सक्राइब भी बढ़ने चाहिए, नहीं तो यार ऑब्वियस बात है मोटिवेशन फिर नहीं आएगा अंदर से। क्यों भाई 3 टॉपिक पढ़ाने के लिए 1 घंटा 1.5 घंटे की वीडियो क्यों बनाऊँ, है ना। ऑब्वियस बात है आप लोग खुद पढ़ लोगे, एक वीडियो के अनुसार पढ़ ही लोगे। तो यार थोड़ा सा लाइक शेयर सब्सक्राइब करना यह आप लोग की भी जिम्मेदारी है। प्री के मेंस के सारे क्वेश्चन हम लोग करते जा रहे हैं। होमवर्क क्वेश्चन आप लोग का आज का है HW क्वेश्चन ये है कि वैश्विक रूप से
वैश्विक रूप से तेल की कीमतों को प्रभावित करने वाले कारक, प्रमुख कारकों को उल्लेखित करते हुए, ठीक है, को उल्लेखित करते हुए, है ना, या फिर तेल, वैश्विक रूप से तेल कीमतों को अस्थिर बनाने वाले, ऐसे लिख लो, अस्थिर बनाने वाले प्रमुख कारकों को उल्लेखित करते हुए इसके समाधानों को सुझाएं, ठीक है, समाधानों को सुझाएं, ठीक है। तो ये आप लोग बताना, मैं एक बार हिंदी में पढ़ दे रहा हूं, इसी को लिख लो, हिंदी टाइप कर लो, गूगल ट्रांसलेट कर लेना, एग्जैक्टली, है ना, आपको वो हो जाएगा, ठीक है। अब मैं चाहूँ एक बार ट्राई करूं क्या इंग्लिश में, तो हाईलाइट द इंपॉर्टेंट फैक्टर विच कैन इम्पैक्ट ग्लोबल ऑयल प्राइजेस एंड सजेस्ट सम मीजर्स, बस यही मेरे हिसाब से ये बनना चाहिए, देख लेना एक बार। इंग्लिश हिंदी में फिर से पढ़ते रहूं। वैश्विक रूप से तेल की कीमतों को अस्थिर बनाने वाले प्रमुख कारकों को उल्लेखित करते हुए इसके समाधानों को सुझाएं। इसमें ये सब जो यहाँ पे हमने आज पढ़ा ना, ओपेक, ये सब थोड़ा सा यूज करिए, बताइए, कहिए तो मैं एक बार शॉर्ट में अगले वीडियो की स्टार्टिंग में क्या करूंगा, इसकी रूपरेखा बता दूंगा। ऑब्वियस बात है, ये क्वेश्चन अगर आप लोगों को प्रैक्टिस करनी है, कॉपी चेक करवानी है लिख के बढ़िया तरीके से, तो 88 40 75 19 12 इस पर बिना देर किए आप लोग व्हाट्सएप टेलीग्राम कीजिए। और हम लोग का सृजन बैच स्टार्ट हो रहा है, मेंस की टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो रही है, प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो रही है, इसको जल्द से जल्द ज्वाइन कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।